समय रैना का एक शो है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, लेटेंट। जो कि आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शोज देखा हाँ जाए हाँ, बिल्कुल। कि एक रोस्ट की क्या सीमा है। दैट्स कोई माय सीमा पॉइंट। नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मतलब अगर सीमा डिसाइड करनी है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ने चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी में जो कैच फ्रेज है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे जो महीप जी हैं कहते हैं मम्मी कैसी हैं। मम्मी कैसी है? जाकिर भाई हैं हाँ वो कहते हैं ये सख्त लौंडा पिघल गया। हाँ, तो ऐसे आपका कैच फ्रेज क्या है? मकसद नहीं भूलना। वीरदास का सीन ऐसा है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग भी आ रहे हैं और वो उनके सामने उनकी ही कॉमेडी कर रहा है। एंड फिर वो एक कल्चर यहाँ से इंडिया का भी मिक्स करके सुना रहा है। वायरलिटी और बीइंग सक्सेसफुल दोनों को आप कैसे देखते हो? हर वायरल इंसान सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। मुझे इसमें कई बार जो शाहरुख खान साहब हैं उनकी बात आती है यार, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं हाँ, और उसके बाद उसको सस्टेन करना और उसको ऊपर लेके जाने की मेहनत बहुत कम लोग करते बहुत हैं, कम लोग करते जो हैं। शाहरुख खान साहब आज तक करते हैं। आपके कुछ कमेंट्स में किसी ने बोला कि जाकिर खान लाइट का आपको एक कमेंट दिया गया, तो हाउ डू यू फील जब कोई कहता है कि भाई आप जाकिर खान जैसे लगते हो? तोसीफ भाई, आपकी खासियत ये है कि इस दुनिया में जहाँ पे लोग खून चूसते हैं आप खून बढ़ाते हैं अपनी कॉमेडी से। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड वेलकम टू OMG। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। ये बताओ कि जो कॉमेडी का सीन है वो चल कैसा रहा है इंडिया में और आपका सीन कैसा चल रहा है? कॉमेडी का सीन क्या है ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चल रहा है। अभी शुरुआत हुई, 10-15 साल ही हुए हैं इस तरह की कॉमेडी जिसमें लोग टिकट बेच के बुला रहे हैं। तो फास्ट तो बहुत ग्रो तो बहुत कर रहा है। मेरा क्या सीन चल रहा है कि मैं अभी मिडिल लेवल पे हूँ। मतलब अगर एक बिल्कुल इनिशियल स्ट्रगल होता है, खैर वो तो पार कर लिया है, बट एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जब जाना है तो वो अभी एक और स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल के तुरंत बाद वाला सीन काफ़ी प्यारा चल रहा है। मतलब लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं आ रही किसी भी चीज़ में। लोग बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और भी बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में ही किसी करियर के अगर इतना बूम आ जाए तो वो और ग्रो करेगा तो क्या ही जाएगा। इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ही इतना बूम आना, लेकिन ये बताओ कि जैसे जब आपने इस फील्ड में आए तो एक आता है सवाल कि यार एज अ कॉमेडियन यू हैव टू बी फ़नी, या फिर जो कला है आपकी लिखने की वो मैटर करती है कि इंसान का फ़नी होना ज़रूरी है टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर आपका आप कितना अच्छा लिखते हैं वो मैटर करता है? मैटर तो देखो दोनों चीज़ें करती हैं। हाँ हाँ। क्या कई बार मात्रा ऐसा है, होता है कि क्या आप, परसेंटेज है? मेरे को ऐसा लगता है कि आदमी का ना सबसे ज़्यादा सीरियस ना हो बहुत ज़्यादा, वो किसी भी बात को पकड़ के ना बैठने वाला हो। क्योंकि मेरा लिखा हुआ जोक किसी और को दे दो तो हो सकता है कि उस वो जब बोले तो उस पर हंसी ना आए। बोलने का तरीका होता है, वो आदमी उसको फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो आदमी इतना चीज़ों को लाइटली लेता है कि नहीं लेता। और कॉमेडी इज़ लाइक कि भाई आप खुद अपनी पर्सनल, जितने भी कॉमेडियंस होते हैं ना ज़्यादातर वो पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ों को लाइट लेते हैं। मतलब वो इतने वो नहीं होंगे कि किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। वो लाइट ले रहे हैं इसलिए वो इतना लाइटली चीज़ों को बोल पा रहे हैं। तो ऐसा ये भी है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई ऑलवेज फेल्ट कि शायद जो कॉमेडियंस हैं जब दिखता है हम लोगों को वो एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जब वो बैक स्टेज होते हैं वो बहुत ही एक सीरियस मोड में होते हैं, बहुत ही सीरियसली हर जोक को सोचते हैं समझते हैं और बहुत ही एक अलग स्टेट में रहते होंगे। और होता है ना कि एक वो नकाब है जो उनको पहनना पड़ता है क्योंकि एक एक परफॉर्मर है। तो ऐसा नहीं होता? खुद को तो सीरियसली ले रहे हैं, वो हाँ। खुद को ले रहे हैं, खुद के करियर को ले रहे हैं। अदरवाइज वो रियल लाइफ को और सीरियसली नहीं, बाकी चीज़ों को नहीं लेते हो। खुद को सीरियसली ले रहे हैं जोक्स को। और उस कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं कि क्या करना है। वो उनको हम प्रिपरेशन करी कि भाई ये चीज़ें करनी है आज मेरे को, स्टेज पे गए माहौल कुछ और मिल गया, कुछ का कुछ करके आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने पिछले 15 शोज से कोई चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं ये जोक्स करूँगा। मैं कुछ भी करके आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करूँगा शो को, यहाँ एंड करूँगा। मैं इतना मज़े में आ जाता हूँ कि मैं शो बीच में से स्टार्ट करता हूँ और कहीं का कहीं एंड करके जाता हूँ। आपकी पर्सनालिटी है वो बेसिकली कि आप बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल एक मस्त मौला इंसान हो, हाँ, इसीलिए वो दिखता है आपके आपके ज़रिए। कोई स्ट्रक्चर में नहीं बंधना है। मतलब कोई स्ट्रक्चर अगर वो हो गया तो फिर तो वो दिखेगा, फिर वो दिमाग में लगेगा एक कैलकुलेशन, इसके बाद ये तो जो उस टाइम सही लग रहा है। तो भाई आई ऑलवेज थॉट कि स्कूल में ना
जो होते हैं कुछ बच्चे कि बिल्कुल मतलब अफलातून टाइप के, जो शायद कभी आईआईटी में ना जाएं, बट वो कुछ तूफानी काम करते हैं। तो डू यू फील कि उनके लिए जो स्टैंड अप कॉमेडी एक अच्छा करियर है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप बोल पा रहे हो अच्छे से। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं में से एक रहा हूँ। कैसा रहा बचपन? क्या करते थे आप? पटाखे फोड़े बाथरूम के अंदर? बहुत कुछ किया है। अच्छा, 3 बार सस्पेंड हुए। क्या बात है। हाँ, और उस टाइम तो किसको बहुत फोड़ा हुआ। था, किसको मारा था? अरे टुच्चे टुच्चे काम थे अपने, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। जैसे? मतलब वो हम लोग ना एक मस्ती करते थे, मतलब कोई भी एक इरिटेटिंग नॉइस निकालते थे। मेरा एक दोस्त था सोनवीर, तो वो एक इरिटेटिंग वॉइस निकालता था जिससे टीचर्स परेशान होते थे। हाँ। तो उस आवाज़ को हमने मैम ने, टीचर्स ने ए फ्लू करके दिया था। ए करके वो एक आवाज़ थी जिसमें वो बहुत ज़ोर से ए करके बोलता था और बहुत इरिटेटिंग थी। तो मैम ने उसको ए फ्लू बोला था कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में बाकी लोग भी कर रहे हैं। अच्छा। अब ये तो इस पे हमारी पिटाई भी हो रही है, वो बंदा आवाज़ें भी निकाल रहा है क्लास के अंदर, और निकाल के चुप हो गया, पीछे पलटे देखा कौन है पता कि नहीं चल मैं नहीं रहा। हूँ तो कहीं हाँ से और से हाँ, आवाज़ आई है। ये कर रहा है। अब मैं उसका साथी था। हाँ। मेरा दिमाग, मुझे नहीं पता उस टाइम में क्या सोच रहा था। मैं घर पे गया, घर पे मैंने एक लेटर लिखा टू द प्रिंसिपल करके, एंड उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि हमें ये आवाज़ निकालना पसंद है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, एंड हम चाहते हैं स्कूल के बाकी बच्चे भी ये सब करें, अच्छा, तो आप हमें अलाउ करें। उसमें नाम लिखा था कि हाँ, बाय हसीब खान? मेरा और सोनवीर का। अच्छा, रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस। हाँ, हसीब एंड सोनवीर, हम चाहते हैं आप हमें परमिशन दें, हम बाकी लोगों को भी ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि वो अच्छे से नहीं आप कर रहे किस हैं। क्लास में थे? ये चल रही है बात 9th क्लास की। क्या बात। तो मैंने लिखा था लेटर हसीब एंड सोनवीर रिगार्ड्स में। तो ये लेटर लग गया अपने प्रिंसिपल के हाथ में। देना तो नहीं चाहते थे हम, पर ऐसे ही पढ़ रहे होंगे क्लास में आके दिखा रहे हैं, पहुंच देखिए ये गए। लिख के लाए। अब मैम तो देख लेती ना क्या चल रहा है, छीना उन्होंने। प्रिंसिपल क्या सही मोमेंट पे उसी टाइम राउंड पे थी, निकलते से मैडम ने दे दिया, और उन्हें देखा है ग्रामर में कोई गलती नहीं है, दिमाग में है। बस उन्होंने देखा और मतलब प्रॉपर तरीके से मारना शुरू करा है मेरे को। फिर सोनबीर को पकड़ा, क्योंकि नाम सोनबीर का, भाई सोनबीर केन का। नहीं, केन थी। हाँ, केन थी, केन। केन से मारते थे ना, लकड़ी से, या नहीं वो हाथ से हाथ बहुत से बुरा मारा था? मारती थी अच्छा, वो। हाथ ही काफ़ी था। तो वो सोनबीर को भी मारा। सोनबीर इज लाइक कि मेरे को क्यों मार रहा हो। तो सोनबीर मेरा मतलब पार्टनर इन क्राइम था, तो उसको दिखाया कि तुम्हारा भी नाम है लेटर में, कहता फिर ठीक है। और शब्द आपके थे? हाँ, मतलब उसका था कि प्रूफ मिल गया ना मेरा नाम, हम्म। अब मार लो आप मेरे को। हम्म। तो मारा भाई बहुत। तो वो ऐसा दिमाग चलता था, और टॉप भी करता था मैं टॉपर भी था, मैं सस्पेंड भी होता था। ऐसा कैसे? बस ऐसा कैसे? ऐसे ही था। अच्छा। कि पढ़ाई का मुझे लगता है कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मस्ती से, हम्म। हम्म। वो अपनी जगह सही है। हम्म। तो टॉप भी करता था, पढ़ाई में भी था। तो बाकी बच्चे कई बार ये भी सोचते थे अल्लाह तू मस्ती भी अच्छी करता पूरी तरीके से, सस्पेंड हो रहा है। हम्म। और एक होता है ना कि पढ़ने में गधे, तो साले टॉपर भी तुम हो। तो अब एक्सक्यूज ही नहीं है ना मैडम के पास कुछ, या तो कोई और अच्छा पढ़ता उसका एग्जाम्पल दे दें कि यार वो उसकी तरह बनो। वैसे बनो। हाँ, जो सबसे सीधा है वो हमारे से चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है। तो आप ही थे इंस्पिरेशन, रोल मॉडल आप ही थे। बहुत बढ़िया। आपकी जब कहानी पढ़ी तो आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, है ना? आपने बहुत स्ट्रगल्स वगैरह करी। तो डू यू फील कि जो आपके जोक्स क्रैक होते हैं, आपको जो मास अपील मिलता है क्योंकि आप समझ पाते हो उनकी सोच, उनके पेन पॉइंट्स, उनके चैलेंजेस, तभी आप ऐसे जोक क्रैक कर पाते हो? डू यू फील दैट हाँ, वो वो एक है एडवांटेज मिला ऑटोमेटिक। है आपको बहुत? वो मेरे को मतलब वही है ना कि मेरे को कहीं ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो हुआ है मेरे साथ वो बता दूं, पता चल रहा है वो बहुत के साथ हो रहा है, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा एक जोक निकाला था पार्ले जी वाला, जिसमें मैं बस इतनी बात कर रहा हूँ कि यार पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल वो 14 आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं, कम होते गए। वो मैंने जोक किया, मेरे को लगता था कि मेरे दिमाग में वो बात थी कि ये घटिया बात या ये फालतू जो बात मुझे लग रहा है ये मैं ही सोच रहा हूँ। जब वो वीडियो आया तब मुझे पता चला नहीं, ये बहुत से इंडियंस के घरों में लोग सोच रहे हैं। ये बात है, छोटी सी बात है कि यार पार्ले जी में 16 बिस्कुट आते थे, उन्होंने 12 कर दिए। लोगों ने कमेंट करे, वो उसके नीचे, वो जोक के नीचे करे जाना है। तब मेरे को लगा मेरे को अलग से कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है, जो आपने इट्स लाइफ माई जी है। लाइफ। मतलब ये ऑटोमेटिक है कि भाई मैं करूँगा अगर उस पर जोक तो लोग रिलेट करेंगे। एक वो है अपना कि एक कह रहा हमने मिडिल क्लास बोल दिया, एक गरीब बोल दिया, अमीर बोल दिया, बट वो कैटेगरी क्या है जिसमें हम भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, वो कैटेगरी मेरी है। तो वो
अलग से कुछ नहीं करना है, बट अच्छी बात यह है कि एक मास ऑडियंस रिलेट करती है, वो मेरे को अच्छा लगता है मिडिल क्लास पे जोक करना, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इतना दिमाग, इतना कैलकुलेशन लगा रहे हैं, उसी वजह से हम मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बचत पे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो कैसे अब आप समझ गए हो कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी तरफ से क्या मुझे लगता लेसन है हम है? निकलना ही नहीं चाहते, हमें मज़ा आता है उसमें। क्यों आता है मज़ा? ऐसा ना होता मिडिल है। क्लास को मेरे को लग रहा है कि उनको वो लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है, कि हाँ मतलब एक 10,000 कमाने की खुशी अलग होती है और एक 200 बचाने की खुशी उससे ज़्यादा है। वो तो होता ही है कि अगर मुझे हम वही जाते हैं लग कहीं पे भी हाँ शॉपिंग करने के लिए कि भैया थोड़ा और कम, भैया थोड़ा और हाँ, कम। तो मेरे को लग रहा है हमें उसमें ज़्यादा किक मिलती है कि हमने बचत ज़्यादा कर ली, हमें कमाना ज़्यादा नहीं। सो ट्रू, सो ट्रू। और वही शख्स अगर कभी मॉल में जाता है जहाँ पे ऑप्शन नहीं है नेगोशिएट करने का, हाँ तो वो दे सकता है, हाँ राइट? लेकिन जब वो होता है सड़क के किनारे कुछ खरीद रहा हाँ, होता है, तो वहाँ पे वो 5 रुपए के लिए भी वो बहस करेगा, वो फीलिंग उसकी आती पूरी है। पूरी प्रोसेस होती है कि भाई अभी मैं पहले तो कम कराऊंगा, फिर मैं जाने की एक्टिंग करूंगा कि भाई नहीं ले रहा हूँ, जा रहा हूँ फिर भैया। पीछे से एक आवाज़ आएगी, वो एक सबने झेला कि हाँ ठीक है भाई ले जा तू, तो वो एक अलग अलग प्रोसेस अलग एंजॉय फील कर है रहे वो, हैं हम लोग। अलग फील है वो। मतलब मैंने तो ये चीज़ देखी है कि मतलब जब पैसा वैसे भी आया लाइफ में, तो फिर यार जो अकाउंट में पैसा गिर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं पे अगर कोई चीज़ 2,000 की मिल रही थी और अपने को 500 में मिल गई, वो फीलिंग अलग होती है ना। वो अलग है, वो नहीं भूलते हो आप। तो मिडिल क्लास वाले मतलब सो ट्रू। यही मज़ा आ रहा है उनको, इसी में सीख रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ में थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाए। बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि आप टाइम निकाल के कमा रहे हो, उस पर ध्यान नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं निकलना, मिडिल क्लास वालों को मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर जो जो कमेडियन है उनकी शुरुआत होती है ओपन माइक से। हाँ, तो स्टार्टिंग आपकी कैसी रही? यही ओपन माइक मैंने ढूंढा। कब किया, कहाँ किया? भोपाल में था मैं, हम्म, तो भोपाल में दरअसल क्या हुआ कि मेरे को जब कॉमेडी करनी थी, मेरे को आइडिया नहीं था ओपन माइक क्या होता है। मेरे क्या को होता बस है ओपन माइक? लोग बता दो, हम्म, आम लोगों के लिए इनको नहीं पता क्या होता है ओपन माइक। किसी को नहीं पता था, मेरे को ही नहीं पता था। मैंने कहा ओपन माइक क्या है ये, क्या होता है? मतलब ये वर्ड ही क्या है। ये वर्ड मेरे तक पहले जब मैंने कॉमेडी शुरू करने की सोची थी तब ये वर्ड भी नहीं आया था मेरे पास। मैंने सोचा था कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। कब की बात है ये? 2018। और बनना क्यों है वैसे? बनना इसलिए क्योंकि मैं जो काम कर रहा था उस टाइम मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। मतलब मैंने किसी की जॉब नहीं करी है, मतलब मैंने कभी जॉब नहीं किया, तो मैं खुद का ही एक शॉप ओपन करके बैठा रहता था। शॉप उस तरह की थी जैसे आप कोई भी ई सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज जो आप कंप्यूटर के थ्रू काम करते हो लोगों को। आधार कार्ड, हाँ ऑनलाइन हाँ टिकट हाँ बुक हाँ, करना। यही अच्छा, यही काम करता था। ठीक है। मेरा जहाँ पे जगह है, जहाँ पे मेरा घर है, उससे 100-200 मीटर पे ही शॉप थी। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार ये काम जीवन भर थोड़ी करेंगे, अभी के लिए तो ठीक है। तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो एक हफ्ते का तो मैंने ब्रेक लिया था अपनी शॉप से ही। और फिर मैंने सोचा था मतलब क्या कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है मतलब जो जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो मेरे को स्कूल टाइम याद आया। आई एम लाइक कि मेरे को यार ये माइक पकड़ के बात करना अच्छा लगता है, माइक पे आवाज़ आती है, लोगों को एड्रेस करना अच्छा लगता है। और स्कूल टाइम में ज़्यादा टाइम मिला नहीं, मतलब सारे फंक्शंस भी मिला दो तो मुश्किल से अपन आधा घंटा रहे होंगे स्टेज पे। तो मैंने कहा क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। फिर माइक पे करोगे क्या, लेकिन वो भी तो है, सिंगिंग करना है क्या करना है। तो फिर एक दूसरी स्टेप चालू हुई, माइक वाला शॉर्ट हुआ, दूसरी स्टेप चालू हुई जिसमें पता चला कि यार जब कोई हंसता है हमारी बातों पे, कुछ इंसिडेंट्स याद आए कि कोई रिश्तेदार आया था तब मैंने हंसाया था, कोई दोस्त को हंसाया था, मेरे को एक अलग फीलिंग आती कि यार मेरी वजह से हंसाया ये आदमी। देन उसको दोनों को कनेक्ट करा, मैंने यार स्टैंड अप कॉमेडी शायद ट्राई की जा सकती है। और मैं उस मोड में था, मेरा ये नहीं था कि यही फाइनल है, इसके बाद कुछ और देखेंगे, ये नहीं जमा। तब यूट्यूब पे गया मैं, एक कॉमेडियन थे अपने प्रवीण, साउथ के कॉमेडियन है, उनका वीडियो मिला कि हाउ टू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडी। तो उन्होंने ओपन माइक तब वर्ड बताया था, तब मेरे को पता चला ये ओपन माइक कुछ होता है, मुझे ढूंढना है भोपाल में। और ऐसा होता है ना कि आपके जो जो भाई लोग हैं कि नसीब भाई नसीब भाई के लिए क्या क्या मतलब बोलते हो, मतलब क्या क्या जो क्रैक करते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मिलता है ना हौसला। ऐसा नहीं है? मतलब घर में भाई, हाँ, मतलब होता है ना कि आपके जो दोस्त लोग हैं हाँ उनके साथ बैठे हुए हो आप, और आप उस गैंग के वो शख्स हो कि भाई इसके जोक्स पे तो सब लोग हंसते ही हंसते हैं। तो यू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे अंदर वो बात है कि मैं भविष्य में जाके माइक पकड़ के लोगों को और हंसा सकता हूँ। नहीं दोस्तों से तो कभी नहीं आया, मतलब दोस्तों के बीच में मैं रहा हूँ पर इतना मतलब मैं पूरा कूलेस्ट गाय नहीं था। हाँ, तो मैं वो नहीं कह सकता कि मैं था। मेरा ये है कि मेरी अगर बात सुनी जाएगी तो मैं ढंग की बात करूँगा,
लेकिन अगर मेरे को ओवर पावर करोगे आप, क्योंकि क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि एक बंदा ज़्यादा फ़नी है लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और एक कम फ़नी है वो ज़्यादा बोल रहा है। तो कॉन्वर्सेशन की स्किल होती है, जैसे आपने एक बात बोली, मैं बोलूँगा और मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे आधे सेंटेंस में बोल दोगे, तो लोगों को लग सकता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है, बट देखा जाए तो इधर वाले को बोलने नहीं दिया गया। तो ग्रुप में भी ऐसा होता था कि ज़्यादातर क्या होता था कि जिस बंदे की ज़्यादा सुनी जाती थी वो बंदा इतना ओवर पावर कर लेता था कि आपका सेंटेंस शुरू हुआ, आपने ख़त्म भी नहीं करा और वो कुछ बोल देता था, एंड पूरे ग्रुप के मेंबर्स उसकी तरफ सुनने लगते थे। तो आपको तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया वो ग्रुप, फिर आपने एक टाइम के बाद बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन जब बात सुनी गई तब पता चला कि ये बंदा ज़्यादा फनी था, बस इसको बोलने नहीं दिया जाता था। और जब लोगों ने सुना तो एग्जैक्टली पता चला कि नहीं यार ये टैलेंटेड, और जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता था वो अब कहीं नहीं दिखता है। जैसे जो बस्सी भाई हैं, हाँ जब उनको सुनते हैं हम हाँ कि उनके गैंग में वो कैसे होंगे, हाँ यू नो ही मेक्स यू विजुअलाइज कि जब वो बस्सी नहीं बने थे जिनको हम आज देखते हैं, वो जो अपने दोस्तों के साथ थे, तो वो मतलब बकैती में या उसमें कितने 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 ऊंचे पायदान पे थे हाँ कि उनके ग्रुप में वही सबसे ज़्यादा आउटलायर कह सकते हैं कि ये अलग ही बंदा हाँ। है। तो मैं उससे लिंक कर रहा था कि शायद कि आप भी अपने ग्रुप में एक ऐसे बंदे थे नहीं, जो बिल्कुल। मेरा क्या है ना कि मैं उपद्रव बहुत करता था, मतलब जो बोलते हैं दिमाग चलाता था, मैं अजीब अजीब चीज़ें करता था जो मेरे बाकी दोस्त नहीं कर पाते। मैंने एक बार प्रैंक करा था कि मेरी इंगेजमेंट हो रही है, ये प्रैंक था मेरा, मेरी इंगेजमेंट हो रही है, और मैंने इतना सीरियस बना दिया था माहौल को कि मेरे 12 दोस्त तैयार होके आए बढ़िया मेरे घर पे। तो मेरा घर दूर था थोड़ा उनसे, तो उनको मतलब बस वगैरह से आना पड़ता था, मतलब 4-5 किलोमीटर का फ़र्क था। तो बड़े बढ़िया बस से आए हैं और पूरे तैयार होके आए, कोट वोट पहन के और मेरे आपके पेरेंट्स को पता था? नहीं। अच्छा, उनके लिए भी हाँ सरप्राइज था। हाँ, मैंने तो वैसे ही बनाया था माहौल कि मेरी इंगेजमेंट हो रही तो तुम लोग आओ। तो फिर वो लोग आए और उन्होंने देखा यार यहाँ तो अंधेरा पड़ा हुआ है इसके घर पे, तो ना कोई लाइट जल रही ना कुछ जल रहा है। मातम छा गया। तो एक बंदा मेरे को आया बुलाने मैं अपना नॉर्मल टी शर्ट पहन के बाहर निकला। फिर उनको असलियत जब पता चली तो वो थोड़ा आगे ले आकर उन्होंने बहुत मारा मेरे को, किराया भी मांगा वापस। तो वो मैंने चीज़ करी थी, एक प्रैंक करा था। एक बार एक अपने दोस्त पे प्रैंक करा था, वो एक लड़की को पसंद करता था। तो पहले, अभी तो व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, तो पहले एक चलती थी नोकिया कम्युनिटी चलती थी। तो उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट मैसेज एक भेज दो आप, तो वो सबके पास चला जाता था जितने भी लोग उस कम्युनिटी में कनेक्टेड हैं। तो मेरा दोस्त था, उसने वो कम्युनिटी बनाई थी, तो वो किसी को भी ऐड कर सकता था, हटा सकता था। तो हमारे एक दोस्त थे गोपाल भाई, तो उसको ना एक लड़की पसंद थी, तो मैं उस लड़की के नाम से ऐड हो गया फिर क्या किया और मैंने आपने? पब्लिकली प्रपोज कर रहा हूँ उसको। उसको लग रहा है वो लड़की प्रपोज कर रही है और वो खुश है एकदम। रात को 9-10 बजे मैसेज आ रहा है, मैंने कहा आज जिसको मैं पसंद करता था उसने पब्लिकली इजहार कर दिया है। अब उस लड़के ने इस खुशी में उस लड़की को रियल में कॉल कर दिया वो उठा नहीं रही और वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है, जब प्यार करती हो तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही और जो बाकी लोग थे ग्रुप में, उन्हें पता था कि आप ही हो? हाँ उनको तो पता था। अच्छा, सिर्फ उसी को पता था। उसको नहीं पता था। फिर उस बंदे का कॉल आया कि रहा भाई अब इसको बताना पड़ेगा, ये साला फ़ोन लगा रहा है वहाँ पे। माना पहुंचा घर पे हाँ, उसके। फ़ोन लगा रहा। फिर उसको बताया गया कि भाई हम प्रैंक कर रहे थे। कहता वो तो ठीक है, अब उसका रिटर्न आ रहा है लड़की का, अब मैं क्या करूं? तो मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा चलता था, मतलब मैंने बहुत वो वाली हरकतें करी हैं कि बिल्कुल समझ नहीं पाते थे कि ये आदमी क्यों करेगा ऐसा, ये ऐसा प्रैंक क्यों कर रहा है। तो मैंने दोस्तों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। तो ऐसा हुआ कि आपने हद ही पार कर दी और पुलिस का आना हुआ वो आपके पास या आपका जाना हुआ उनके पास? नहीं नहीं, पुलिस वाला केस तो खैर अभी करना बाकी है, मतलब अभी अभी हाँ, गुंजाइश हो सकता है ना? अभी तो बहुत लंबा करियर बचा है आपके पास। मतलब एक बार स्कूल तरफ से खो खो खेलने गए थे। अच्छा। खो खो खेलने गए थे, तब वहाँ पे रात को 12:30 बजे कहीं पे हमारी जो गाड़ी से गए थे जीप से, उसमें रुकी होगी थोड़ी देर की। तो वहाँ पर हमने हमने तो रात को 12:30 बजे एक अनजान शहर में, जब सब बंद हो गई शॉप वगैरह, कहीं पे भी गली में घुस गए और वहाँ पे पुलिस घूम रही थी।
तो उनको लगा ये कोई चोर वगैरह है, उन्होंने पकड़ के, अब क्या हुआ कि हमारे जो सर हैं वो थोड़ा दूर हैं 100 मीटर की दूरी पे, और हमारे यहाँ पे चांटे पड़ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो रात को, ये वो कुछ कांड हुआ होगा, हमको नहीं पता उस शहर में क्या कांड हुआ, हम इधर से आवाज़ देना सर तक पहुँच भी नहीं रही, एक बंदा छूट के भागा, वो बुला के लाया, तब बचे हम लोग। तो ये हुआ था, बट कोई गलती नहीं थी हमारी उसमें, धोखा हो गया था। तो आपने कहा कि जो आपके दोस्त लोग हैं उन्होंने बहुत मारा आपको और बोला कि भाई तो पैसे भी दे, है ना, और उसमें पैसे के लिए तंगी भी थी। तो आज बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो खर्चा है वो निकलना आसान होता है? क्योंकि पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स लाइक चाहते हैं टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उनके लिए अगर आप क्या बताना चाहोगे कि एवरेज रेट क्या रहता है पर गिग, पर शो, पर परफॉर्मेंस, जो एक बंदा जो एंटर करना चाहता है वो क्या फिगर रख के माइंड में चले? सबका वेरिएबल है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली क्या है कि रेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी डिसाइड होते हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि किसी के 10 लाख फॉलोवर हैं और किसी का 8 लाख फॉलोवर है, तो हो सकता है 8 लाख वाले को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो डिमांड पे डिपेंड करता है। तब भी यूट्यूब क्या पे रहती है रेंज? मेरे को ऐसा लगता है कि ये मिनिमम कोई भी इंसान पर शो का अगर अच्छा खासा कर रहा है तो 20 से 1 लाख तो ले सकता है वो पर शो का ईजिली। 1 घंटे का शो? हाँ, 40 मिनट्स तो वो इजीली ले सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो उस रेंज में कॉमेडियंस कितने हैं। अगर आप 20,000 अपनी फ़ीस रख रहे हो तो उस रेंज में कितने कॉमेडियंस हैं, या उस इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल आपके 100 के, तो कितने के 110 के, 120 के, सब एक ही रेंज में जाएंगे, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई 200 के वाला है तो फिर वो उस कंपटीशन से निकला, उसका रेट्स भी अलग हो गए, तो वहाँ पे उस रेंज में वही कॉमेडियन है। तो ऐसे भी होता है। और रही बात कि कोई स्टार्टिंग करना चाह रहा है, तो स्टार्टिंग के हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है पैसों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल अनसर्टेन है। और दिल्ली जैसी जगह में आके आप रहोगे तो बहुत खर्चा होता है, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल भी रहोगे तो आप, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ रहना, खाना और ट्रैवल आपका 50,000 रुपये, मतलब कहीं नहीं गए। उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ें हैं। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जो आपके कोई शौक नहीं है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। बाकी लोगों के तो बहुत आपके शौक नहीं है? शौक, क्या लोगों के शौक तो नशे होने हैं। चाहिए। हाँ, शौक अलग हैं, लोग शौक किसी और की चीज़ को कहते हैं। मेरे दोस्त हैं, कुछ कह रहे हैं भाई हमारा तो नशे में ही इतना हो जाता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों हो जाता भाई, मेरा नहीं है ये सब। तो वो पता चल रहा है कि वो परेशान दूसरी चीज़, उन्हें पार्टियाँ करनी है, उन्हें दारू पीनी है, तो वो खर्चे मेरे नहीं हैं। तो मेरा बेसिक बेसिक जो है उसमें भी इतना हो पा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे के बारे में तो मत सोचो बिल्कुल भी। शुरू में जहाँ हो वहीं से करने की कोशिश करो, और अगर आना भी है कहीं दिल्ली विल्ली आके तो बहुत मिनिमम में करके देखो आप। पैसा बहुत लगता है, कॉमेडी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म है, मैं ये कहूँगा। पैसा बहुत लगता है इसमें। इवन आपको जो यूट्यूब पे एक एक वीडियो आप तो खुद मतलब डालते होगे, हमारा जो एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ता है हमको कई बार पर वीडियो 1 लाख का पड़ जाता है वो यूट्यूब पे डालने के टाइम। काफ़ी इसमें एडिटिंग होती है, जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपको नहीं मिल रहा स्टूडियो, आपको मुंबई शूट कराना, वहाँ आप जाओगे, एक दिन में तो रिकॉर्ड हो नहीं जाएगा। आप हो सकता है कि पहले दिन आपको नहीं लगा, नहीं फील आई, तो कम से कम 2 रिकॉर्डिंग्स तो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आदमी जाता है, उसको ऊपर इतना प्रेशर मत डाल दो कि एक ही रिकॉर्डिंग में वीडियो निकालना है उसको। हो सकता है उसका अगले दिन निकल जाए। मेरा सेम हुआ था, मेरा जो वीडियो है मैं कराची से वाला, तो मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स ली थी। पहले दिन मेरा बिल्कुल नहीं आया था क्योंकि मैं नर्वस बहुत था, मैं थका आ रहा है, एकदम स्टेज पे चढ़ गया, नर्वस हूँ, घबराया हूँ। तो जब मैं वो पूरी एनर्जी रिलीज़ हुई उस परफॉर्मेंस के बाद, जब मैं चिल हुआ सेकेंड डे मैंने जो परफॉर्म करा वो यूट्यूब पे वीडियो है। तो 2 रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, उनके रेट्स अलग होते हैं। फिर आप जाते हो फ्लाइट करके, जो जहाँ से भी जाओगे, रुकोगे वहाँ 2 दिन आप, फिर एडिटर अच्छे खासा पैसे ले रहे हैं, और साउंड का एडिटर अलग है और उसका वीडियो का एडिटर अलग है। तो ये सब करने के बाद एक एक वीडियो पहुँच जाते हैं 1 लाख तक। तो आज की डेट में इंडिया के जो बेस्ट कॉमेडियंस हैं, जो टॉप मोस्ट हैं, वो कितना पैसा लेते होंगे पर शो ऑन एन एवरेज? बहुत लेते हैं। तभी लिए क्या रेंज होगी? एक 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ कुछ से ऊपर? कॉमेडियंस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको ऑफर किया जा रहा है कि एक शो कर दो, 70 लाख ले लो, एंड दे आर लाइक के नहीं। अरे वाह, वो मर्जी से काम कर रहे हैं। अब वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, और ये वो एग्जिस्ट नाम कर। बन चुका है। हाँ, ये हैं ऐसे लोग, आप उनको खरीद नहीं सकते कि 70 लाख रुपए देंगे, वो कहेंगे नहीं करना। और वो हो सकता है कोई 50 वाला करके जाए क्योंकि मन है उनका, तो वो मतलब उस वो लेवल लेवल को भी पार है। कर चुके हैं। मतलब पैसा है, अगर आपके अंदर हुनर है हाँ, और वो हाँ। ड्राइव है तो कोई लिमिट नहीं है। आपके रेट्स कब 1 लाख से 10 लाख हो जाएंगे, 10 से 50 हो जाएंगे, आपको नहीं पता।
तो वो पैसा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हसीब भाई आपका फर्स्ट पे चेक कितने का था? मेरा तो बहुत कम था, मैं तो ये मैंने जब कमाया था मैं तो वीडियो भी नहीं डाला था। एक न्यू ईयर के दिन में 500 रुपीज़ में परफॉर्म करके आया था। कब की बात है ये? ये बात है अपनी 2019 की बात है। 2019 का 31 था तो 2020 लग गया था। 2000 वही न्यू ईयर वाला 2020 का न्यू। और आपका बिगेस्ट पे चेक क्या रहा है अभी तक का? बिगेस्ट पे चेक तो इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं वैसे, आपको चिंता मत करो। हाँ? जो इनकम टैक्स वाले हैं वो देख रहे हैं आपको, इस समय चिंता मत करो। पहुंच जाएंगे, एड्रेस दे देना बाकी। बढ़िया है, मतलब मेरा तो बिगेस्ट तो आना बाकी है। हाय हाय, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बिगेस्ट तो आना बाकी है, पर सही है, मतलब उससे तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। आपने बताया कि दैट वीडियो, कराची वाली जो वीडियो थी वो बहुत वायरल हुई, एंड आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी स्टार्टिंग में ही कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो गई थी, है ना? तो ऐसा फील नहीं आया कि यार भाई जिसके लिए आए थे वो फेम, नाम, शोहरत, वो तो सब मिल गया, शुरू में तो बहुत, है ना? एंड यू लाइक अरे भाई तो मतलब इतना स्मूथ हो गया। सो कई बार कहते हैं ना कि वायरलिटी और बीइंग सक्सेसफुल दोनों को आप कैसे देखते हो? क्योंकि बहुत अलग है, बहुत अलग है। हर वायरल इंसान सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वायरलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। सक्सेसफुल तब हो जब आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। मतलब ऐसे काफ़ी एग्जांपल है, हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कोई एक मीम वायरल होता है, कोई एक व्यक्ति वायरल होता है, रातों रात, हाँ, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, अगले महीने कोई दूसरा जाता है, उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा होता है। तो सेम चीज़ वायरलिटी के साथ है। मेरा पहला वीडियो आया था, वायरलिटी मिली थी उससे, बट सक्सेस मतलब लोग नहीं आ रहे थे शो पे, वो दूसरे वीडियो से आए। कब कौन व्यक्ति आपका क्या वीडियो देख के आ रहा है कुछ नहीं है, तो उसको मेंटेन करके रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है, जहाँ पे हो वहाँ बने रहो और उससे ऊपर उठो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो वैसे नहीं करना है कि नहीं यार अब हो गया बढ़िया, मैं तो वायरल हो गया। तो ये एक वायरलिटी है, तो हमारा अप्रोच ये क्यों नहीं हो सकता कि नाउ कम बैक टू जीरो अगेन, फिर से वायरल होना है। बट ये हिट करता है ना भाई कि आप जब एक आर्टिस्ट होते हो ना, एज ए परफॉर्मर, चाहे आप सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी काम करते हो फ्रॉम स्टेज, तो व्हेन यू सी कि लोग आप तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं भाई हसीब भाई मतलब क्या समा आपने बांध दिया, तो भाई मैं ही खुदा हूँ, है ना, मैंने ही इनको कर दिया, वो फीलिंग आती है। आता है शुरू में, मैं बता रहा हूँ ना कि वही है कि रेंज कितनी बड़ी है उसके चेंज होने की। एक आप शुरू में एक आर्टिस्ट हो जहाँ पे आप 500 रुपये कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, सडनली आपको इतनी वायरलिटी मिल जाए कि भाई यूट्यूब पे आपको लोग देख रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, तो वो एक आदमी अपने आप को सोचने लगता है कि भाई पता नहीं मेरा अब पता नहीं क्या ही हो गया। बट वो थोड़ी देर के लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, झाग ऊपर जाता है वो नीचे भी आएगा ना, वो तो वो इतना बड़ा रेंज हो जाता है चेंज का कि भाई यहाँ थे आप यहाँ बैठ गए, तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो शुरू में वो होता है, अच्छा लगता है कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं, लग रहा है, लेकिन यही चीज़ें एक टाइम के बाद बुरी लगने लगती हैं कि एक टाइम के बाद आदमी चाहता है कि मैं कहीं पे जाऊँ, लोग मेरे को पहचाने पर घूरे ना, मेरे पास आए ना, अगर ये हो पाए तो। क्योंकि आप अपने नेचुरली कुछ भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो ना, आप कहीं खाना भी खा रहे हो तो 4 लोग आपकी तरफ घूर रहे हैं, हाँ, वो कितना गंदा लग रहा है, और ना चाहते हुए भी ध्यान जा रहा है आपका। आप वो होता है ना, जैसे आप वॉक करते हुए जा रहा हो नॉर्मल, आपको कोई नहीं देख रहा, इतने में किसी की नज़र पड़ी है, वो आपको घूर रहा है, अब आपकी वॉक थोड़ी सी बदल जाती है, कॉन्शियस हो जाते हो आप। लेकिन भाई ये तो इसका पार्ट है ना, अगर आप देखो आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप अट्रैक्ट करोगे लाइमलाइट, जो भी सेलिब्रिटी है, और कहीं ना कहीं जब इंसान शुरुआत करता है इस फील्ड में आने की, उसको चकाचौंध अट्रैक्ट करती है कि भाई मैं एक दिन में ऐसा नाम कमाऊँ कि लोग जानेंगे मुझे। अब लोग जान गए हैं, तो भाई यार तो जान गए मुझे, पीछे 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 एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट में, या फिर कहीं पे भी आ रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ही एक विडम्बना है। हाँ, मतलब वही है ना कि मतलब आपको यार देखो, ये इसको ऐसे देख सकते हैं कि हर इंसान का रहता है कि मेरे को शादी करनी, दूल्हा बन के स्टेज पे खड़ा होना है, लोग मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे, लेकिन आधे घंटे बाद तो वो भी चिढ़ने लगता ना, कितना मुस्कुराऊँ यार मैं कि यार सेम ही मुस्कुराना है मेरे को, आधा घंटा हो गया यार, तो कभी उसको भी तो रेस्ट चाहिए। तो एक टाइम के बाद आप, वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ की अति हो, तो अति अगर इस चीज़ की भी होगी तो आदमी के एक टाइम के बाद बुरा लगने लगे। वही होता है कि दूल्हा आधे घंटे के बाद फेक मुस्कुरा रहा होता है है ना, कि हाँ भाई मुस्कुराना है, फोटो में अच्छा आना है,
उसके बाद वो ताउम्र ऐसे ही मुस्कुराता है हाँ कि बस मैं ठीक हूँ। ऐसे ही रहना है। तो वो वही चीज़ हो रही है। शुरू में अच्छा लगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ भी ख़त्म हो गई ना। सब कुछ आप एक आईफोन लेने की सोचते हो कि भाई आईफोन लेना है, लेकिन वो आईफोन 4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, 10 दिन एक टाइम का तो पड़ा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है पता ही नहीं है, बचता उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे ही होता है कि पता कोई है चीज़। मुझे इसमें कई बार जो शाहरुख खान साहब हैं उनकी हम्म। बात आती है याद कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं हाँ, और उसके बाद उसको सस्टेन करना और उसको ऊपर लेके जाने की मेहनत बहुत कम लोग करते बहुत हैं, कम लोग करते हैं। जो शाहरुख खान साहब आज तक करते हैं। करते हैं। एंड आई फील कि उस शख्स को इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिला है कि अभी भी मतलब वो लेवल नहीं आया कि बस यार दूर रहो, अभी भी ही इज़ ओपन टू रिसीव हाँ लव। हाँ। तो वो माइंडसेट कैसे काम करता है कि हम कहते हैं ना कि इनिशियली एक लिए भूख होती है, राइट, कि चाहे वो पैसे की भूख हो, फेम की भूख हो, कुछ भी पहले मिल जाए, आपको मिल चुका है और मिलता जा रहा है, फिर भी वो इंसान खुले हाथों के साथ लोगों को वेलकम करता है। तो वो कैसे काम करता है माइंडसेट आर्टिस्ट का? मेरे को ऐसा लगता है उसके लिए ना आपको अपनी बेसिक पोजीशन में वापस जाना होता है, जो आप थे शुरू में। आपको अपने आप को रिमेंबर कराना पड़ता है बार बार कि मैं ये काम क्यों करने आया था, कि मैं कॉमेडी करने आया था। तो मैं क्यों शुरू करी थी मैंने कॉमेडी, क्योंकि ये होगा, आप कॉमेडी करोगे या आप कोई भी प्रोफेशन चुनोगे और एक टाइम के बाद इतने लोग आपको जानेंगे तो आपका ना मोटिव बदल जाएगा। आप भूल जाओगे आपने क्यों शुरू करी थी, आप वो चीज़ों के पीछे पड़ने लगोगे जो आप चाहते नहीं थे शुरू में। मैंने कॉमेडी क्यों शुरू करी थी, मुझे माइक पे बोलना अच्छा लगता था, मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। अब हो सकता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव बदल जाएं, कि मेरे को ना एक बड़ा सा ऑडिटोरियम सेल करना है, एक हो सकता है मेरे को इतने हज़ार टिकट बेचने हैं, उतने हज़ार टिकट बेचने हैं, वो इतने बेच रहा है तो मैं इतने क्यों बेच रहा हूँ। पता चल रहा है कि इस चीज़ के लिए तो मैं कॉमेडी में आया नहीं था ना, ये तो आउटकम है किसी चीज़ का। मेरा काम तो मेन रिएक्शन पे था ना, कि मैं कुछ बोलूँगा, मैं कुछ लिखूँगा, उससे लोग हंसेंगे। सब इसी से हो रहा है। बिल्कुल, मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ बोला माइक पे, लोग हंसे, बाकी सारा आउटकम ही है उसका। आउटकम ही उसका। तो मेरा दिमाग यहाँ से हट के जब इधर चला गया तो आदमी रुक जाता है। जब आप वापस यहाँ लेके आते हो ना कि यार इस पे काम करना है, कि ये चीज़ बेटर बनानी, तब ये चीज़ बेटर बनाओगे आप तो वो ऑटोमेटिक बेटर होती जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि भाई बेसिक पे जाओ। तुम आए कहाँ से थे? आए कहाँ से थे, शुरू क्यों किया था, और एक टाइम पे इतना छोटा सपना था कि यार अगर महीने का 5,000 रुपये भी मिल जाए तो भी इस आर्ट फॉर्म से प्यार था ना। तो चीज़ों से कैसे प्यार हो गया, ये फेम से कैसे प्यार हो गया, वो फेम एक टाइम का लोगों को बिगाड़ देता है। आपने कहा कि अगर महीने का 5,000 मिल जाएगा तो भी मैं इस आर्ट फॉर्म को लिए करूँगा। हाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम, आप और मैं, व्हेन वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है हाँ। कि भाई मुझे ना पहले पैसा कमाना है। हम्म। आर्ट फॉर्म तो ठीक है, पैशन अपनी जगह, बट अगर पैसा नहीं आया तो ये आर्ट फॉर्म भी मर जाएगा कुछ टाइम के मर बाद, जाएगा राइट? ऑब्वियसली। तो आपको वो ख्याल नहीं आया कि यार मुझे पैसा भी तो कमाना होगा? पैसा कमाना है ना मेरा, लेकिन मैंने ये बताया ना कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत कम था। मेरा ये था कि शुरू में मैंने पैसा लगाया आर्ट फॉर्म में। आर्ट फॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी इतना अच्छा खासा पैसा लगता है कि आप परफॉर्म करने जाते हो, ओपन माइक करने जाते हो। अगर यहाँ से कोई कॉमेडी स्टार्ट करना चाहे, हम यहाँ बैठे हुए ग्रेटर नोएडा में, कोई जाएगा कहीं ओपन माइक हो रहा है नोएडा में, तो आने जाने का मान के चलो उसका आराम से 500-1,000 रुपये खर्चा तो होगा। तो वहाँ जाके परफॉर्म करने आ रहा है, और ये इसको एक ओपन माइक बोलते हैं। ऐसे कम से कम आपको हज़ारों ओपन माइक करने, आप कैसे सर्वाइव करोगे कॉमेडी? आप वहाँ करके आए, पता चला है मेरे जोक ही नहीं चले, तो नहीं कर पाओगे ना आप। तो ये मैंने छोटे शहर से करा, तो मेरे को इतना खर्चा नहीं, मेरे को पर माइक का मान के चलो 200 रुपये पड़ता था, 150 रुपये पड़ता था। पर मैंने माइक करे, कई बार माइक की भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 150 रुपये 200 रुपये, तो वो अलग खर्चा है। तो शुरू में जब पैसा लगा के कॉमेडी करिए तो एक वो आ जाता है कि लगाना ना पड़े, बस वो हो जाए, माइनस से ज़ीरो पे जाए पहले। फिर जब ज़ीरो पे जाए तो फिर छोटे छोटे गोल्स कि भाई 5,000 रुपये भी आने लगा ना, तो वो हमें लग रहा है 5,000 कम है, लेकिन एक तरफ आपको देखना पड़ रहा था, एक तरफ खर्चा हो रहा था, एक तरफ 5 आ रहा है। तो उसमें जब उसमें आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रख लिया तो इसमें तो रख ही लेंगे। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था कि भाई इतना भी हो जाए तो करूँगा। तो आर्ट फॉर्म से इतना प्यार है, अदरवाइज़ तो मतलब बहुत सी चीज़ें भटकने के लिए। बहुत सी बात है कि जो अपना बैक टू बेसिक्स, बैक टू वाई, कि शुरुआत क्यों की थी, हाँ, उस पे बैक टू जाओ। बेसिक्स आओ। यहाँ पे इसको कि बस 7वें आसमान में पहुँच जाओ। और वो होगा आपके साथ, आप एक सक्सेसफुल होगे तो आपको बहुत सी चीज़ें दिमाग में डाली जाएंगी कि अब तेरे को ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए, अब तेरे को, वो तुम्हारे मन में था ही नहीं, ब्रांडिंग। था ही नहीं तुम्हारे मन में।
तुम इतना सादा सिंपल जीवन जीते थे जिसकी वजह से तुम स्टेज पे वो थे जो जिस वजह से तुम फेमस हुए हो। अब तुम एक अलग इंसान बन गए, तुमने इनपुट जो तुम्हारा था उसकी वजह से एक आउटपुट आता था, तुम इनपुट बदलोगे आउटपुट भी बदलेगा, वो चीज़ है। तो आपको वो, मेरे को लग रहा है शाहरुख खान जी ये ज़रूर याद रखते हैं कि भाई शुरुआत में क्या हाल थे। जब वो मुंबई आए थे हाँ, तो क्या स्ट्रगल रही होगी, ही रिमेंबर्स दैट। वही तो, वो अगर आप भूले नहीं हो तो नया करते रहोगे, और भूल गए हो तो फिर तो बहुत से लोग हैं ऐसे, मतलब जो आए और गए। आए और गए, चले 2-3 साल के लिए, पता ही नहीं चलता कि यार ये इतना अच्छा एक्टर था, अब दिखता ही नहीं है ये। जैसे हमने ना कि वो आए और गए, तो आर्ट और इस इंडस्ट्री में ये होता है कि उगते सूरज को सब सलाम करता सब सलाम है ना, करते हैं। कि भाई ये बिल्कुल, चल रहा है इस समय, इसको बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल। फॉलो करते हैं, बिल्कुल, और उसका सूरज हुआ मध्यम और ये हो वो गया होगा, साइड। वो ये होता ही है। और हमारी गलतफहमियाँ ये होती हैं, जब हम छोटे शहरों से आते हैं तो हम छोटे शहरों में दोस्तियाँ अच्छी होती हैं, तो दोस्तियाँ जब हम छोड़ के आते हैं तो हम नए शहरों में भी दोस्तियाँ ढूंढते हैं, लेकिन नए शहरों की दोस्तियाँ हैं आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देख के, आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स देख के, तो वो हैं, हमें लगता है ये तो दोस्त हैं यार, बढ़िया है, मैं दोस्तों से निकल के आया, दोस्त मिल गए मेरे को, तो आपको बढ़िया सी ट्रीटमेंट मिली कि मतलब आप पता नहीं क्या ही हो, थोड़ा सा आपका ग्राफ डाउन हुआ, बाद में पता चला नहीं ये तो फेक लोग थे यार, ये तो हम दोस्त मान रहे थे इनको, ये तो वो लोग हैं कि आप तो बटन से ऑपरेट होते हैं ये लोग। इंस्टाग्राम फॉलोअर 8 लाख से 1 मिलियन कर दो, वापस आ जाते हैं, 9 लाख होते वापस चले जाते हैं। इंसान नहीं है ये लोग, के से एम पे, एम से के पे। हाँ इंसान नहीं है ये लोग। तो तब पता चलता है कि यार मेरे को ना काम करना है यहाँ पे, दोस्तियाँ मैं अपने शहर में निभाऊंगा, मेरे वही दोस्त अच्छे हैं जो 20 की मैगी खिला दो खुश हो जाते हैं, तो वो वही हैं दोस्त, ये नहीं है। तो ये इनके साथ काम ही करो, फिर इनको वही दो जो इनको चाहिए, और उसमें मेरा भी फ़ायदा है। 1 मिलियन के 2 मिलियन होंगे, ज़्यादा ट्रीट करेंगे, तो एक तरह से रोबोट्स हैं ये, जितना महंगा रोबोट खरीदोगे उतना ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा। और दोस्तियाँ एक जैसी रहती हैं, वो हैं हमारे छोटे शहर में। फैमिली भी है, मेरी फैमिली कभी भी ये नहीं बोल रही है कि तू, हालांकि ऑब्वियसली पहले से तो अच्छा ही कर रहा हूँ, बट मेरी फैमिली का आज भी ये है कि अगर तेरे को कोई भी दिक्कत हो तू कॉमेडी छोड़ के आ जा, हमें कोई मतलब नहीं, हम तेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाह रहे, तू जो भी करेगा देख लेंगे, हम बैक टू वही लाइफ जी लेंगे जो पहले जी रहे थे। वो यहाँ नहीं हो सकता ना, यहाँ की जो दोस्ती यारियाँ हैं, आपका जैसे ग्राफ डाउन हो दिखेंगे नहीं ये लोग, वो किसी और के पास मिलेंगे जिसके पास वो सब होगा उस टाइम। बहुत ही आपको सुन के मुझे कुछ अपने लम्हे याद आ गए कि यार हाँ, आई नेवर सॉ इट, जैसे बताया ना आपने हाँ, कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक शख्स ज़िंदगी में आया हाँ, और फिर जब उसका काम हो गया या वेन यू सॉ कि एक हाँ, डाउन हाँ, फेज आया था, हाँ, तो हाँ, गायब हो गया। हो एंड आई गया। रिमेंबर वो सारे कस्में वादे कि भाई दिवस भाई, तो मैंने ऑब्जर्व किया जैसे ये मेरा पार्ट नहीं था कि मैं किसी को भी एज अ भाई एड्रेस करूं, हाँ, हाँ, राइट, बट कुछ लोगों के लिए किसी को भाई एड्रेस करना इज अ नॉर्मल थिंग, हाँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। फॉर मी इट्स लाइक अगर भाई बोला है मतलब भाई, भाई है भाई, राइट। एंड फॉर हिम इट्स लाइक नॉर्मल कि आप तो हाँ, मेरे भाई की तरह हो। हाँ, तो अगर आप भाई की तरह मानते हो तो उस रिश्ते को निभाओ ना। हाँ, जब काम निकल गया सही आपका बात है। तो ये भाई भाई नहीं रहा, ये भाई तो भाई ने, दिवस उनके गुप्ता हो बहुत सारे गया, भाई इसके हैं वन उनके, में पापा ने प्लस है। काफ़ी सारे भाई हैं उनके। ये वैसे ही है कि वो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आपने बल्ब जलाया पहुंच गए, बल्ब बंद करा गायब, कहीं और जल रहा होगा वहाँ जाते हैं फिर वो। तो वैसे हैं, वो कहते हैं ना कि सबके दोस्त जो होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते, क्या वजूद है। किसी के दोस्त नहीं, सबके सबसे दोस्त कैसे हो सकता हूँ। एक दो दोस्त हैं हमारे जो सबसे गहरे हैं, हमें पता है कितनी मेहनत लगती है दोस्ती निभाने में, और हम चाहते हैं दोस्ती निभाना, बिल्कुल। ये सबके दोस्त बने हुए हैं, इनके हजारों दोस्त हैं, तो किसी के भी नहीं है, सबसे मतलब निकल रहा है। एक बंदा कहता है कि ही इज़ द ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर हाँ, है ना, कि बिल्कुल भाई जैसा है। वही ना, वर्ड्स और एक्शंस में बहुत फ़र्क होता है। लोग जिनको, कुछ लोगों के वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, और क्या बोल दिया ऐसे, तो मेरे सच्चे दोस्त ने नहीं बोली ये बात, लेकिन पता चला सच्चा दोस्त बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके एक्शंस वही हैं जो ये बोल रहा है। अभी फ़ोन करके बुला दो, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, अभी फ़ोन करके बोल दूंगा यार मैं तबीयत ठीक नहीं है और कोई है नहीं आसपास, भोपाल में रहते हैं वो, दिल्ली आ जाओ, वो सुबह दिल्ली मिलेंगे, दिल्ली आ जाएंगे, वो ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे, ये तो सबसे जैसा, बड़ी कमाई है आपकी। हाँ वो आ जाएंगे दिल्ली,
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भाई तू तो कभी भी दिल्ली आया बताना भाई, अपन बैठे हुए हैं ये बोलना। वो मैं बता रहा हूँ नोएडा में होंगे या नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो समझ गया मैं। उनका सीधा सा है कि वो लोहे के पीसेस हैं, जितना पावरफुल मैग्नेट मिलेगा उधर पहले चिपकेंगे वो, उससे पावरफुल मिल गया उसको छूटते दूसरी जगह चिपकेंगे, कोई वजूद नहीं है उनका। तो दोस्त वो हैं दोस्त मेरे, कम हैं लेकिन ठीक हैं वही। और कमी होनी चाहिए जिंदगी हाँ में, हाँ, है ना? अच्छे क्यों हो इतना बट लोगों कम को हो। बताना, कम हो बहुत सही, सब तो नहीं होते, बाकी लोग तो भीड़ है बस। स्टैंड अप कॉमेडी में जो कैच फ्रेज है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे जो महीप जी हैं वो कहते हैं मम्मी कैसी हैं। ये कैसे अरे फिर जो अपने जाकिर भाई हैं वो हाँ कहते हैं ये सख्त लौंडा पिघल गया। हाँ, तो ऐसे आपका कैच फ्रेज क्या है? मकसद नहीं भूलना। मकसद नहीं भूलना। पता नहीं मेरे को लोग यही बोल रहे हैं जब से पहला वीडियो आया। कई बार तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मतलब क्या कनेक्शन है एक तरीके का। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, कहीं पे भी खड़ा हूँ, वो बंदे ने मेरे को पहचान लिया है, वो कुछ उसके पास वक्त नहीं है ना, वो फोटो नहीं खिंचाएगा, तो चुपचाप से आके भाई मकसद नहीं भूल, और वो निकल जाएगा। लाइक ये बातें किसी ने सुन ली अगर तो उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू तो निकल गया बोल के, एयरपोर्ट पे हो जाएगा अलर्ट कि भाई मकसद नहीं भूलना। ये बोल के जा रहे हैं लोग, भाईजान मकसद नहीं भूलना, भाईजान मकसद नहीं भूलना। इनका भाई वो जोक था, तो ये लाइन कोई सा भी वीडियो डाल दूं, मकसद नहीं भूलना, तो मकसद क्या नहीं मकसद है आपका, ये बताओ। इंडिया जानना चाह रही है कि हसीब भाई का मकसद क्या है। भूलना। मैं कई बार सोचता हूं, भाई मेरे को ही नहीं पता, और मैं तो डर जाता हूँ कि भाई किसी दिन असली वाले ना मिल जाए। कि मेरे को तो लग रहा मेरी ऑडियंस है, पता चला रियल वाले बैठे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कैच फ्रेज होना ज़रूरी है। हाँ। एक जो कॉमेडियन है जो उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन वी हैव हैड वीरदास जो कि इतना बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का, और बहुत नाम कमाया, अच्छे से नाम कमाया है, एंड उनका कोई कैच फ्रेज नहीं है, बट स्टिल ही हैज़ अर्नड अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ। हाँ मतलब हर चीज़ का ऐसा रूल नहीं है, पर हो तो अच्छी बात है। पर उनकी एक अलग यूएसपी है। क्या? मतलब ज़्यादातर इंडियंस, मैंने एक चीज़ देखी है कि हम अगर विदेशों में जा रहे हैं कॉमेडी करने या, तो मोस्टली हम इंडियन ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म करते हैं कि भाई हमारी इंडियन जितने लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो हिंदी बोलने सुनने वाले लोग होंगे वो लोग आएंगे, बट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं आ रहे हैं ना जो रियल हैं। वीरदास का सीन ऐसा है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग भी आ रहे हैं, और वो उनके सामने उनकी ही कॉमेडी कर रहा है, एंड फिर वो एक कल्चर यहाँ से इंडिया का भी मिक्स करके सुना रहा है। तो एक मीडियम बना दिया, ग्लोबल होते हैं उनके जोक्स। हाँ, एक उसने मीडियम बना दिया कि एकदम 100% तुम्हारा भी नहीं, 100% हमारा भी नहीं, बीच के गेम में खेल रहे हैं। तो वहाँ की जनता को भी पसंद आ रहा है, यहाँ की को भी पसंद आ रहा है। तो वो मेरा बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक आप इंडियन हो और आपकी डिमांड विदेश में है, मतलब प्रॉपर विदेश के लोगों में, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ जो रह रहे हैं कि हमारा इंडियन भाई आया, वो लोग भी वेट करते हैं। तो पूरे मैंने उनके शो में देखे अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो एक अलग लेवल है, वो अचीव करने में मेहनत है बहुत ज़्यादा। इंडिया में प्रिटी गुड रोस्ट शो के नाम से कुछ चीज़ अभी हुई। हाँ हाँ, आशीष भाई के 2015 में जब AIB आया था, उन्होंने जब रोस्टिंग की कोशिश करी हाँ तो लोगों ने सही से रिसीव नहीं किया। बहुत इश्यूज से बहुत बवाल हुआ कि भाई आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कही गई। तो डू यू फील दैट अभी भी हमारी इंडियन ऑडियंस तैयार नहीं हुई है टू टेक कॉमेडी इन द राइट वे? उनको अभी भी हर्ट हो जाता है कि भाई नहीं, इससे ज़्यादा ना लाइन के पीछे रहे। एक्चुअली क्या है कि तो नई आर्ट फॉर्म है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो सब सुनने में अच्छा लगता है, जैसे मैं हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं गालियाँ सुन सकता हूँ, कोई बक रहा है कुछ भी है या इस तरह की कॉमेडी हो रही है, तो मैं हर शो पे अकेला तो जाऊँगा नहीं, किसी को तो लेके जाऊँगा ना। तो कई बार लोगों का मन होता है कि यार पापा मम्मी को भी दिखाया जाए या किसी और को दिखाया जाए। तो अब हर इंसान का इतना कंफर्ट नहीं होता फैमिली के साथ, कोई कहते कि नहीं मैं तो फैमिली को लेके जाता हूँ फिर भी बढ़िया, लेकिन हर इंसान का नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन सबका नहीं है ना। तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं,
क्या थोड़ा सा कम कर दो ताकि हमारी फैमिली भी आ पाए। तो ऐसे लोग हैं। और रही बात इस चीज़ की कि लोग जो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वैसे लोग भी हैं अच्छे तादाद में, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं आ पा रही, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है वो लोग। तो मेरा ऐसा है कि वो चीज़ ज़्यादा टफ है, मतलब उन लोगों का माइंडसेट नहीं बदल सकते ना आप, जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो फैमिली को नहीं ला पा रहे हैं। मतलब मेरी अगर फैमिली जाएगी तो मैं किसी कॉमेडी शो में ले जा रहा हूँ, मेरा मन करता है बहुत, लेकिन वहाँ पे गालियाँ चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा वो कॉमेडी शो गलत है, लेकिन इन लोगों के लिए सही नहीं है ना यार। मतलब इनको क्यों मैं फोर्स करूँ, क्यों मैं इनका जीवन बदलूँ कि भाई तुम तो सुनो ये सब चल रहा है आजकल। तो मैं अपने पंटर को लेके जाऊँगा ना, दोस्त को, फिर कि भाई चल एक मस्ती हो रही है वहाँ पे, सुनते हैं बढ़िया एक मतलब घंटा। एज एन आर्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अगर रोस्टिंग हो रही है दैट्स हाँ फाइन। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आपको देखने जाना है, चाहे हाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके ऊपर है। जैसे कोई मूवीज़ होती हैं तो अडल्ट मूवीज़ हैं या फिर बच्चों के लिए मूवीज़ हैं, तो वी नो इट, तो पेरेंट्स डिसाइड अकॉर्डिंगली कि भाई बच्चों को नहीं दिखानी है। ऐसे ही हमें पता है कि पेरेंट्स को नहीं दिखानी या फिर परिवार को नहीं दिखाना है, तो कोई सोशल इसमें वो नहीं है कि भाई। कोई वो नहीं है। आप देखो ऐसा है, नॉनवेज भी बिक ही रहा है, ठीक है, तो नॉनवेज बिक रहा है, तो नॉनवेज अगर आपने ऑर्डर करा है, नॉनवेज आया, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने वेज ऑर्डर करा, नॉनवेज आया, तो दिक्कत है ना। तो सेम चीज़ ऐसा है कि आप कॉमेडी शो देखने गए, आपने सामने वाले के 4 वीडियोस देखे, आपको किसी ने बताया कि कॉमेडी शो में क्या क्या होता है, तो भाई कॉमेडी होती है, हल्का फुल्का ये सब बातें होती हैं और बढ़िया है, मतलब इन्जॉय कर सकते हो। आपने उसके लिए अपना पैसा दिया, अब वही चीज़ आएगी तो आप खुश रहोगे ना। पता चल रहा है वहाँ पे कुछ और आ गया है जो आपको बताया नहीं गया था, तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के गए हो, वहाँ पे कोई गाली नहीं है, आप मतलब आप सैंपल देख के गए हो ना। ट्रेलर और मूवी। हाँ, आप सैंपल देख के गए हो कि हाँ भाई इसके लिए मैं 1,000 रुपये दे सकता हूँ, आप अंदर गए, उल्टा ही प्रोडक्ट निकला, वर्थ नहीं था। तो दिक्कत है। आप गए, मैं कह रहा हूँ कि आपने वो सैंपल देखा, सैंपल में गालियाँ थी, सैंपल आपको पसंद आया, यार मैं इसकी कॉमेडी पसंद करता हूँ, गाली गलौज करता है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप शो देखने गए, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो चीज़ आप देख के गए हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे उल्टी ही चीज़ मिल रही है, अगर आपने सिंघम का ट्रेलर देखा है और आप जा रहे हो वहाँ दबंग चल रही, तो आपका दिमाग ख़राब होगा कि भाई इसके लिए थोड़ी पैसे दिए मैंने। तो ना तो दबंग में कोई बुराई है, ना सिंघम में कोई बुराई है, बस आपकी मर्जी थी। राइट मैच नहीं हो पा रहा है। मैच होना चाहिए कि भाई अगर आप, मैं अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ, मैंने फैमिली को बोला हुआ है कॉमेडी शो क्या होता है, कॉमेडी शो यही होता है, मैंने कहा कुछ गालियाँ भी होती हैं, और फिर फैमिली कह रही कोई दिक्कत नहीं हमको, फिर तो ले जाओ यार आप, फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए फालतू का, कि भाई हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये चीज़ तो हमने ऑर्डर ही नहीं करी थी, हमें ज़बरदस्ती क्यों सुननी पड़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो जब उस शो पे लाइक कुशा कपिला जी आई, फिर अश्विनी ग्रोवर जी थे, उन्होंने कहा भाई देखो ये तो लाइव होगा ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि ये शो लाइव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस की गई होगी, तभी इस बंदे ने वहाँ पे होने के बावजूद भी शो को लाइव आने से रोक दिया। वो मैं उस टाइम रहा तो था नहीं, लेकिन लोग अपने अपने रूल्स रहते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट है कि एक रोस्ट की क्या सीमा है, That's कोई my सीमा point. नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मतलब अगर सीमा डिसाइड करनी है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ने चाहिए। कोई डिफाइन तो है नहीं कि एक हमारा इंजीनियरिंग का कोर्स आता है जैसे कि भाई इसमें ये सिलेबस है तो रोस्टिंग में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं पे किसी ने लिखा हुआ है देयर वुड बी नो लिमिट, तो नो लिमिट तो नो लिमिट है। फिर मैं नहीं कह रहा वो गलत है, सही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आपको जाना है कि नहीं जाना। आपको जाना है नहीं जाना आप वो देखो। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो रोज़ शो कोई आया और उसके बाद भी आपके हाथ में चीज़ें थी ना कि आप एडिटिंग में आप कह सकते थे 4-5 चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, पूरा शो ही ख़राब था, आप ये थोड़ी कह सकते हो। तो वो चीज़ है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई फटवा सकते हो, आपके हाथ में है, पूरा चीज़ है आपके हाथ में। लेकिन अगर आप पढ़ने के बावजूद जा रहे हो, कर रहे हो, और फिर क्या, तो भाई कोई यहाँ पे हमारे ऊपर कोई हाई कमीशन तो बैठी नहीं है कि भाई वो कॉमेडियंस को गाइड करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस कुछ लोग अच्छा लगता है तो खुश हो जाते हैं, कुछ को नहीं लगता ऑफेंड हो जाते हैं। हम लोग भी इसी चीज़ में उलझ रहे हैं। तो कोई लिमिट नहीं है मेरे ख्याल से, और लिमिट होगी तो भाई आप बैठ के डिसाइड करो जो भी होस्ट है उसके साथ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी इन 4-5 चीज़ों पे बात ना हो, और अगर होस्ट कहे कि भाई नहीं हम तो ये नहीं कर पाएंगे, तो आप मत जाओ ना, सिंपल सी बात है। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते आप तो भाई क्यों मत पंगे जाओ। ले रहे हो। और कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति हो आप नहीं जा रहे हो, कोई बुराई नहीं है भाई। क्यों आपको अपने पर कुछ बातें सुननी है, भाई किसी का नहीं है मूड,
भाई मेरे को नहीं सुनना अपने पर, मेरे को नहीं बुराई सुननी अपनी, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी से कमज़ोर नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस वो डिसीजन है, एक डिसीजन की तरह लो उसको आप। आपने डिसीजन लिया जाने का, और फिर भाई आपको ये जिम्मेदारी बनती थी आपकी कि पूरा टर्म्स एंड कंडीशन रूल पढ़ पढ़ा के जो भी है आपको, अगर आप चाहते थे चीज़ें आपके हिसाब से हो तो ये चीज़ पहले भी ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि आई फील जब समय भाई ने किया कुशा कपिला जी के साथ उस पॉडकास्ट में हदे पार, तो मे बी आई मीन शी नोज़ इट कि वो किस जगह जा रही हैं, क्या होने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि शी डिड नॉट नो कि अच्छा रोस्टिंग क्या होती है, बट शी वुड हैव अग्रीड टू इट। बट देन वो लाइन किस हद तक क्रॉस हुई दैट इवेंचुअली वो सारा पार्ट को सेंसर कर दिया गया था। तो वही पता कि एज अ कमेडियन आपकी कितनी जिम्मेदारी होती है कि बिफोर यू रोस्ट एनी वन टू एनी एक्सटेंट, उसमें बहुत ही लाइक डार्क साइड भी थी जो कि लाइक सेंसर कर दी गई, ऐसा सुनने में आया था। तो एज एन आर्टिस्ट सोच रहा हूँ कि मैं आर्ट फॉर्म के तले या आर्ट फॉर्म का नाम लेके मैं किसी इंसान की बेकदरी कर रहा हूँ, उसको एक ऐसा फील करा रहा हूँ कि भाई तुम किसी लायक नहीं, या फिर दोज वर्ड्स। तो वो कितना जायज़ लगता है एज एन आर्टिस्ट, पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। जायज़ मेरा ये है कि वो कमेडियन पे डिसाइड करता है, और कमेडियन पे डिपेंड करता है। मैं एज ए कमेडियन किसी को नहीं कह सकता कि भाई तुम ये सही कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। हो सकता है मेरी भी बहुत सी चीज़ें लोगों को लगे कि भाई तुम ये सही कर रहे हो गलत, तो मैं कोई पुलिस थोड़ी हूँ कि भाई मैं डिसाइड करूँगा कि क्या चीज़ सही है, ना ही कोई कानून बना है इस चीज़ पे। तो ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि आपसी सहमति से एक जो इंसानियत पे चीज़ें चलती हैं वो ये अनसेड रूल है। तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का, कि जो रख रहा है अच्छी बात है, जो नहीं रख रहा तो भाई वो उसका चॉइस है। जो रख रहा है अच्छी बात है, जो नहीं रख रहा उसको भी कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब कोई रूल नहीं है। सबसे इस चीज़ का क्या है कि फ़ायदे भी यही हैं, इस चीज़ के नुकसान भी यही हैं। नुकसान ये है कि कोई रूल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है जो गलत वे में चला जाए, और कुछ भी हो सकता है जो बहुत अच्छे वे में चला जाए। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं किसी को, बट वो उसकी समझ है, उसको कैसे करना है, क्या रखना है, क्या नहीं करना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक चार दीवारी में बातें हों वो तो हो जाती हैं, बट कोई चीज़ अगर इंटरनेट पे आ रही है तो फिर आपको कंट्रोल रख सकते हो आप चीज़ों पे। आप इंटरनेट पे क्या चीज़ें नहीं डलवाना चाहते, आप ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं डालेगा आपका। बाकी जो आपके डिस्प्यूट हैं वो आप आपस में डिसाइड करो। बाकी आप कॉमेडी में किसी को नहीं बोल पाओगे कि भाई तू ये मत कर, मतलब आप कौन होते हो बोलने सही वाले। बात है, उसका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना एक्सप्रेशन है। भाई वो उसके दिमाग में वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जब वो आपका नहीं कर रहा तो आप बोल नहीं सकते, और अच्छा है बुरा है ये भी टैग नहीं लगा सकते ना आप, कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के लिए सही, किसी के लिए नहीं है, हाँ, हो सकता है कि हमेशा कोई रहेगा। उन्हीं जोक्स को बहुत अच्छे से ले ले, वो बिल्कुल। एक अलग डायमेंशन में चला जाए, और हो सकता है कोई इसको गलत वे में ले ले। मेरे कुछ जोक्स हैं जो इतने नॉर्मल हैं, उस पर कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, कोई दूसरा ऑफेंड हो जा रहा है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये सही है वो गलत है, मैं क्या बोलूँ। तो ये चीज़ मतलब बस जिसके साथ हो रही है, जिसके साथ नहीं हो रही नहीं हो रही। तो कोई रूल नहीं है इसका, कोई फार्मूला ही नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए। और समय रैना का एक शो है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, लेटेंट। जो कि आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग है, हाँ मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शोज देखा हाँ जाए। हाँ बिल्कुल। एंड ही मस्ट बी वन ऑफ द बिगेस्ट कमेडियंस एज ऑफ नाउ इन द कंट्री। तो उन्होंने ऐसा क्या क्रैक किया उस शो के ज़रिए, उसमें ऐसा क्या परफेक्ट था कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट इतना बड़ा बन गया इतनी जल्दी? सबसे बड़ी चीज़ तो थी पैटर्न टूटा है उसमें। पैटर्न ये टूटा है कि हम जो जितने भी टैलेंट हंट शो देखते थे उसमें जजेस काफ़ी अच्छे होते थे है ना। यहाँ के अच्छे नहीं है। हाँ, तो जजेस अच्छे होते थे कि यार जजेस एकदम एकदम जेंटलमैन टाइप के लोग हैं कि अरे बेटा और करो यहाँ आप वाले तो। सारे एक से बढ़ के एक तो हैं। जनता ये सोचती थी कि आर्टिस्ट कैसा भी हो जज अच्छे हैं, यहाँ पे जज हरामी निकल गए। चुन चुन के लेके हाँ, आए हुए लो हैं। टीवी पे नहीं मिल पा रहा था वो, कि ऐसा कैसा शो है जिसमें जज जज खा जाएंगे तुमको, बिल्कुल जज छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पे वो एक सबसे बड़ा एक कंपटीशन आ गया है कि अब आर्टिस्ट वर्सेस जजेस, वो दिख रहा है लोगों को मज़ा आता है इन चीज़ों में। बिग बॉस क्यों चल रहा है, और बिग बॉस इसलिए चल रहा है कि भाई लोगों को देखनी है भीड़। कहीं पे दो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं वो वहाँ भीड़ नहीं लगती है। कोई एक में एक पेल रहा है बिल्कुल चाटा मार रहा है, वहाँ 20 लोग खड़े हो जाते हैं। मैं मदद वो भी नहीं कर रहा है पर देखना है भाई।
तो वहाँ पे वो चीज़ लोगों को मिली। और एक अच्छी चीज़ ये मिली कि जो लोकल आर्टिस्ट थे, कोई भी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वो मिला, वो अच्छी चीज़ हुई। बट वही है कि जजेस कितना रोस्ट कर सकते हैं एक बंदे को, तो वो लोगों को देखना है। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमें मज़ा आता है कि जब कोई किसी के मज़े लेता है तो हाँ, लोग, हाँ कि भाई ले मज़े। मज़ा ये मिडिल क्लास वालों को, आप देखो ना कहीं लड़ाई होती है, खिड़कियों में से कितनी आंखें झांक रही होती है ना। जाग रहे होते हैं कि अच्छा अरे नहीं। अपना काम छोड़ के बाद में हाँ, देखूंगा मैं, बाद में खाना खा लूंगा मैं, पहले लड़ाई देखो। ये ऑब्जर्व किया है मैंने हाईवे पे भी, अगर कोई हाँ लाइक एक्सीडेंट हुआ है या फिर चलो कोई अगर फाइट भी हो रही है तो जो दो लोग हैं दिखते नहीं है कि कौन लड़ रहे हैं, बाकी ये सारे लोग हैं वो दिख रहे होते हैं कि हाँ हम हाँ, लड़ रहे होंगे। हमारे जो एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, जी। तो रोड के इस तरफ हमारी शॉप है जहाँ पे अभी भी भाई चलाता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, रोड के दूसरी तरफ एक बस वाले की लड़ाई हो रही थी किसी से, वो वहाँ 15 लोग खड़े थे। यहाँ के इस तरफ के लोग रोड क्रॉस करके भागे हैं उधर। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, वो बढ़िया अपने काम में लगा था, लड़ाई हुई, वो उधर गया तो वो रोड पे लड़ाई हो रही, उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। जो गया था यहाँ से। हाँ, वो 2 महीना अस्पताल में। कोई काम नहीं था उसका, लड़ाई हो रही, चलो। मेंटेलिटी लोगों की ऐसी है कि हमें देखना है यार, पंगे देखना है हमको, अच्छाई है किसी को नहीं देखनी है। तो वो बहुत बड़ी चीज़, गलत है लेकिन है वो क्या कर सकते हो उसका। अभी कोई लड़ाई होगी, मन तो करता है यार कौन किस में मार रहा है देखे तो। वो लोगों को देखना है, एक नेता निकल के जा रहा है जो समाज का भला कर रहा है, नहीं कर रहा बात की बात है, लेकिन निकल के आदमी इरिटेट हो रहा है, निकल भाई, वहीं 2 गाड़ियाँ टकरा जाए, फिर मज़ा आएगा। अपनी गाड़ी उतर के देखेंगे लोग, बढ़िया भाई कितनी लगी क्या लगी। वो तो है, वो एक जेसीबी की खुदाई वाला वीडियो वायरल हुआ था अपना। कौन सा वाला? वो जेसीबी की खुदाई एक टाइम पे हाँ चल रही थी, हाँ लोग खुदाई चल रही, वही देख रहे हाँ हैं। तो हाँ। बहुत खाली लोग हैं अपने, तो मज़ा आता देखने में। सत्य है कि लोग बहुत खाली हैं आजकल। बहुत खाली है ना। लड़ाइयों का तो लिटरली आप देखो ना, मतलब लड़ाइयाँ तो मिडिल क्लास में मज़ा आता है, लोग बिल्कुल गर्दनें दुख जाती हैं झाँक झाँक के। जब तक पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक उनको बतानी भी है नहीं ये सब चीज़ें पूरी डिटेलिंग, क्योंकि जो व्यक्ति अभी घर में नहीं है उसको बताना भी तो पड़ेगा कि क्या क्या हुआ। और देखा जाए ये चीज़ नई नहीं है, एकता कपूर मैडम ने ये समझ ली थी कि लोगों हाँ को लड़ाइयाँ पसंद आती हैं। तो जो कहानी घर घर की थी उसमें लड़ाइयाँ ही दिख रही थी कि अच्छा कौन किसके खिलाफ क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। एंड लोग हुक्ड थे कि अच्छा उसने इसको ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। वो मैटर करता है। बिल्कुल। अभी आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जितने भी टेस्ट मैचेस होते हैं, इनमें ये हटा दो आपके कोई सीरीज़ हो रही है 3-5 मैचों की सीरीज़, 6 मैचों की सीरीज़, ये पूरे हटा दो आप इंटरनेट से। नहीं भाई, नॉर्मल मैच होते हैं, जो जीतता उसे भी कुछ नहीं मिलता, जो हारता उसे भी कुछ नहीं मिलता। आपको एक बंदा नहीं दिखेगा स्टेडियम में। जीतेगा कौन? लोगों को देखना है, लोगों को चाहिए एकदम हीरो चाहिए, फाइट। फाइट चाहिए, फाइट चाहिए लोगों एक्शन को। चाहिए लोगों को। जो मेले लगते हैं उसमें एक जगह पे कोई गुब्बारे फोड़ रहा होता है, वहाँ पे 2 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वहीं पे कोई बंदा 2 मुर्गों को लड़ा रहा है, और भाई इसका मुर्गा जीत गया है। तो लोगों को देखना है, लोगों को खून खराबा देखना है, लोगों को लड़ाई देखनी है, लोगों को बदमाशी देखनी है। पता नहीं क्यों मज़ा आता है, देख रहे हैं लोग। कि कौन स्ट्रांग है, कौन पावरफुल है, कौन जीतेगा, चाहे वो अखाड़ा हो या फिर कोई दो किसी भी मुड़ियाँ। चीज़ लोग ही मान सकता है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। देखना है लोगों को लड़ाइयाँ। ये मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ क्यों देख रहे हैं लोग छुप छुप के कि भाई देखना है खून खराबा कैसे होता है, क्या होता है। हर इंसान पावर पसंद करता है, अपना एक फेवरेट चुन लेता है कि भाई ये जीतना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमारी मेंटेलिटी, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और लोग ने क्रैक कर लिया। अब 2 चीज़ें हैं, अगर आप अच्छी सोच समझ के हो, आप सोचते हो नहीं यार ये चीज़ गलत है, पर किसी भी तरह से दिमाग के लिए गलत है, तो मैं इसमें ऐड ऑन ना करूँ, जितना है उतना रहने दूँ। लेकिन कोई इंसान इसका फ़ायदा भी उठा सकता है कि भाई बना दिया बिग बॉस जैसा, पता आएगी टीआरपी, 4 लोग लड़ेंगे तो देखने वाले भी तो, और उसने उससे ये कह दिया, वो कह नहीं दिया, वो शो बनाए इसलिए, कहने के लिए ही बनाया है, ताकि तुम लोग बातें करो, तुम लोग शेयर करो, तुम लोग खाली हो, तुम उनके जीवन में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बनाया गया है। मैंने ऑब्जर्व किया है अजय भाई कि आप जैसे लोग हु आर आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, आप साइकोलॉजी है वो समझते हो, तभी जोक्स को लिख पाते हो कि क्या क्रैक करेगा, क्या वर्क करेगा। इट माइट लुक फनी ऑन द स्टेज कि अरे तो कमेडियन है, जोक मारता है,
और उसके पीछे एक बहुत ही डीप वर्क आप लोग करते हो टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल कि वो सोचते कैसे हैं, उनकी सोच के हिसाब हाँ से यू क्रिएट जोक्स। बिल्कुल, उनको पता नहीं लगना चाहिए जोक के बारे में कि जोक क्या आने वाला है। अगर उन्होंने कोई जोक गैस कर लिया तो वो जोक हटा दो, अब वो जोक है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कोई पंच लाइन आने वाली थी और उसमें से अगर 10 बार हमने परफॉर्म करा, एक बार भी किसी ने गेस कर लिया, 2 बार भी कर लिया, मतलब वो गेस करने लायक चीज़ है, वो जोक नहीं है फिर। तो बचपन में आप जब देखते थे कॉमेडियंस को या एनी कॉमेडी शो, तो कौन था इंस्पिरेशन? होता है ना, सपोज हम जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त सामने कोई शो चल रहा होता है, चाहे वो कपिल शर्मा साहब हों या कोई भी हो, ऐसा कौन था आपकी ज़िंदगी में? राजू श्रीवास्तव को देखते थे, अब तो नहीं रहे हो। उमर शरीफ को देखते थे, उमर शरीफ पाकिस्तान के कॉमेडियन है, इनको देखा है काफ़ी। राजू श्री, और पहले तो बहुत आते थे लाफ्टर चैंपियन में, लाफ्टर चैंपियन शुरू सुनील शुरू में पाल जी देखा। थे, सुनील पाल, अपने एहसान कुरैशी जी थे। हाँ एक ख्याली करके आता था, वो मेरे को बड़ा पसंद था, ख्याली, पतला दुबला सदा, राइट राइट। भयंकर कॉमेडी करता था वो। ख्याली था, एहसान कुरैशी, इनके तो अभी भी मतलब कुछ कुछ बातें याद हैं कि भाई जिस तरीके से बोलने का तरीका था। अभी तो ये केबल वगैरह लग गई हैं कि भाई ये टाटा प्ले इस तरह के जो भी हैं। पहले एक वो केबल लगती थी 200 रुपये महीना, 150 रुपये महीना वो करके, तो मैं उस टाइम लगवाया था खास तौर पे सिर्फ लाफ्टर चैंपियन के लिए, कि भाई रात को 8 बजे आता है, स्टार 1 पे आता था शायद पहले वो। सो कहीं ना कहीं आपका रुझान था कि मुझे हाँ, कहीं ना हमारी पूरी कभी। फैमिली को मज़ा आता था कि भाई लाफ्टर चैंपियन में वो जो बातें हो रही हैं उन देखने में मज़ा आता था। और हम वेट करते थे राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव के जो सेट्स हैं कि वो कुत्ते वाला सेट बनाया है उसने, कि वो कुत्ते लोग सिनेमा देखने चले गए, कि वो भाई लोग जो हैं अब वो क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं कि भाई अब तो लोग कैश रख के नहीं घूम रहे। एक वो उनने अपना शादी वाला एक सेट बनाया। तो राजू श्रीवास्तव लेजेंड आदमी, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। So true, तब इतनी so भयंकर true, कॉमेडी कर। so true। उस ज़माने में इतना एक्सपोजर था भी नहीं, आज तो लाइक नेट इतना अवेलेबल है। हमें पता भी नहीं है, हाँ। हमने जो देखा उसके पहले से वो कितने साल से कॉमेडी कर रहे थे। कैसेट्स निकलते थे उनके जिसमें वो प्रॉपर पूरी की पूरी मूवी डब कर दे रहे हैं एक फ़नी वे में, जो हमने देखी भी नहीं। उसके बाद हम पैदा हुए, हमने लाफ्टर चैंपियन देखा। मतलब वो इतना काम कर चुके थे, मतलब अभी तक हमने सोचा भी नहीं उतना वो पहले कर चुके थे। जब पहली बार देखा था जब हमने So true। उनको पॉपुलैरिटी जब मिली। डू यू फील कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो रहता है इंडियन कॉमेडियंस के ऊपर? बहुत रहता है, जैसे हम वहीं से सीख रहे हैं। मतलब आप अगर वहाँ की कॉमेडी देखोगे तो बहुत कम लोग हैं जो एक अलग अपना तरीका बना रहे हैं कॉमेडी का। बाकी वही है जो वहाँ ऑलरेडी हो चुका है। कहीं ना कहीं लोग देख के जाने अनजाने वो चीज़ कर रहे हैं। शुरू में एक देखो, एक फार्मूला तो सबको ही करना पड़ेगा कि भाई कहीं पे जाना है तो कैब करना है, वो तो सबको ही पता है। एक तरीका है, वो तो शुरुआती तो करना पड़ेगा आपको कि भाई पंच लाइन ये होता है, सेटअप ये होता है, ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब मेरे को कैसे लेके जाना है इसको। तो बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस है। मैंने देखा एक कॉल बैक होता है हमारे यहाँ पे, कॉल बैक बोलते हैं। तो कॉल बैक का ये रहता है कि अगर आपने कोई जोक मारा है तो एट द एंड कहीं पे दोबारा से वो सेम पंच लाइन आ जाए तो लोगों को मज़ा आ जाता है कि हाँ भाई ये कनेक्ट्स हाँ। स्टार्टिंग से लेके तो अगर वो नेचुरल आए तो अच्छी बात है। नाउ पीपल आर राइटिंग कॉल बैक ज़बरदस्ती फोर्स करके कि मैं यहाँ घुसा दूँ क्या, वहाँ घुसा दूँ क्या। तो वो प्रेशर ही तो है ना कि मुझे अपने सेट को, मेरे को अपनी क्रिएटिविटी को एक स्ट्रक्चर में घुसाना है। तो वो इन्फ्लुएंस ही एक तरीके का। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने लिखा फ्री फ्लो में, आपने बहने दिया अपने सेट को पूरा। फिर कोई बंदा आया, कोई कि यार आपका ये जो सेट है ना, ये इस स्ट्रक्चर में आ रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपने सोच के नहीं बनाया ना। अब वो किसी भी स्ट्रक्चर में जाए, मैं परफॉर्म करता हूँ या कुछ लोग परफॉर्म करते हैं आके बोलते हैं कि भाई आपने यार वाला डार्क जोक बढ़िया लगा। मैंने कहा कौन सा डार्क जोक? वो आपने किया? अच्छा, मैंने कहा वो डार्क जोक था, मुझे जनता अब वो डार्क जोक कैटेगरी में आ गया। लेकिन मैं सोच के लिखता हूँ मुझे डार्क जोक लिखना है, मुझे फलाने जोक लिखना है, मुझे ठिकाने जोक लिखना है। तो मैं तो लिमिट कर रहा हूँ ना अपने आप को कि भाई डार्क जोक करके कुछ होते हैं, चलो ये लिखते हैं, फलानी कोई चीज़ होती चलो ये करते हैं। तो वो एक अलग अप्रोच है। तो वो इन्फ्लुएंस वाला भी अप्रोच है कि भाई वहाँ ये चलता है, ये करते हैं। तो मेरे को लगता है कोई बीच का रास्ता सही रहता है, थोड़ा उधर का करो, थोड़ा इधर का करो, थोड़ा अपना करो, वो ज़्यादा बेटर। मुझको अभी हाल ही में मैक्स अमीनी है, मैक्स अमीनी, मैक्स अमीनी, हाँ मैक्स अमीनी एक लाइक ग्लोबल कॉमेडियन है। जैसे रसल पीटर्स हैं, वो तो नाम बहुत लोगों ने सुना हुआ है।
तो आई समहाउ लाइक्ड द स्टाइल ऑफ मैक्स अमीनी। तो ऐसा कोई वेस्टर्न बंदा जो आपको आता है पसंद किया, हाँ दिस इज लाइक आई कनेक्ट अलॉट विद हिम, जिससे सीखते हो हसन आपका? मिनाज मेरे को थोड़ा कौन? सही लगता। हसन मिनाज। अच्छा, वो कहाँ से हैं? हसन मिनाज अमेरिका में है, बट वो इंडिया से ही, मतलब उनके फादर इंडियन थे, फादर मदर दोनों इंडियन थे, तो वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं वो लोग। तो उस बंदे की कॉमेडी में बड़ी अच्छी लगती है। एक लाइक तो व्हाट इज लाइक बेस्ट पार्ट अबाउट? प्रेजेंटेशन जो होता है कॉमेडी का, जैसे मेरे सामने एक माइक है, मेरी कुछ बातें, तो वो बंदा क्या करता है, मैंने उसका एक सेट देखा था, शायद होम कमिंग नाम से है नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें वो, देखो स्टेज बहुत बड़ी होती है, जी। एक प्ले होता है थिएटर का, उसमें जो आर्टिस्ट आते हैं 15 आर्टिस्ट हैं, तो 4 उधर खड़े हैं, 3 उधर खड़े हैं, 3 की, एक बहुत बड़ी स्टेज है। स्टैंड अप कॉमेडियन, ये माइक और ये, तो इतनी स्टेज का काम नहीं है, वो इतने में भी तो कर सकता ना ये काम, अगर ऐसे हाइपोथेटिकली सोचा जाए। उसने पूरी स्टेज यूज़ कर ली कि यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ माइक के सामने, फिर वहाँ पे कुछ स्टेप्स लगे हुए हैं, उसका एक जोक ऐसा भी आएगा जो वो स्टेप्स पे बैठ के सुनाएगा। पीछे की स्क्रीन लगी हुई है, जब अपने पापा मम्मी की बात कर रहा है तो पीछे पापा मम्मी की फ़ोटो आ गई। पूरा सेट बना हुआ हाँ, है। जब वो बात कर रहा है कि व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, तो उसके 8 ईयर ओल्ड की फ़ोटो आ गई। नाउ अब आप उसके जोक में देख पा रहे हो कि वो 8 साल में कैसा दिखता था। फिर वो किसी में बातें कर रहा था, पूरी स्क्रीन यूज़ हो रही कि चैट में बात कर रहा है कि मेरी बंदी ने ये मैसेज करा तो मैंने ये मैसेज करा, वो पूरी चैट पीछे दिख रही हैं आप। पूरी फिल्म है अल्टीमेटली, हाँ, है ना? तो पूरी स्टेज यूज़ करी उस बंदे ने। लाइक वी हैव इन लाइक कपिल शर्मा में होता है कि पूरा एक स्टेज बना हुआ होता है। हाँ, तो उसमें लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक ही बंदा है। एक बंदा पूरा यूज़ कर रहा है यार। मतलब उसका ये ना कि फिर मैं ये मेरे लिए क्यों, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं, हम लोग ज़्यादातर कॉमेडी करते हैं कि भाई एक माइक कैसे पकड़ा, अब ये हाथ हमारा ब्लॉक हो गया, उसने वो भी हटा दिया, मतलब ये लगा हुआ है हैंड फ्री, अब वो पूरे हैंड जेस्चर सब कुछ करा, पूरा उसने बह रहा है एक तरीके से। अब उसको आप इसमें नहीं कह सकते कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको कि यार ये फलाना कॉमेडियन है, वो तो 50,000 टिकट बेचता है, ये तो 2,000 बेचता है, तो ये बड़ा कॉमेडियन कैसे हो गया तुम्हारी नज़रों में? नहीं यार, ये कुछ अलग कर रहा है यार, उसकी इसका नहीं है आर्ट फॉर्म कॉम्पिटिशन, अच्छी लगी आपको? इसका कंपटीशन कोई नहीं है, और हो सकता है वो 2 में ज़्यादा खुश हो, 50 में नहीं हो, क्या भरोसा। हर चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो उतनी ही खुशी देगी, ये किसने बनाया है? वो भी तो है ना कि वो उतने में खुश है, मैं तो फ़ैन हूँ ना उसका। तो मेरे को वो अच्छा लगता है कि यार मैं इस हैंड को ब्लॉक करके, मैं सिर्फ इस हाथ से यूं यूं करके, क्या मैं पूरा एक बार हटा के तो देखूं, क्या पता मैं एक्ट, क्या पता ऐसे घूम के कुछ कुछ तो मैं कर पाऊँ स्टेज का यूज़। और ये मैं छोटी स्टेज की, इससे मतलब 3-4 गुना स्टेज वो पूरा उसने इस्तेमाल करा है। और ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेशल नहीं देखा है, मैंने एक शो देखा, पूरा शो जिसको प्रॉपर बोलते हैं। जो उसने बताया वो भी फ़नी था, जो उसने दिखाया वो भी फ़नी था, और सब इसका पार्ट था। कहीं से आवाज़ भी आ रही, कहीं पे बोल रहा है ना कि इट वाज द मॉर्निंग ऑफ विंटर, तो पीछे एक सीनरी टाइप से आ रही है जिसमें मॉर्निंग लग रही है, फील आ रहा है एक। तो मेरे को वो बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा यार ये इसको मैं एक आइडियल मानता हूँ कि अगर मेरा कभी मन हुआ कि कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, तो ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें, और कोई बुराई नहीं है भाई, आप क्यों यूज़ नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, किसने कह दिया कि आपको बोलना ही है। एक पूरा का पूरा बैंड बने हो अपने आप में, एक जो उसने किया है, पूरा बैंड परफॉर्म कर रहा है, ऐसा करा दिया अकेले करके। तो आप होम कमिंग आप देखना, अगर आप देख पाओ तो बहुत प्यारा है वो। बिल्कुल, मेरे को तो बहुत पसंद आया उसका। और दूसरा एक मेरे को केविन हार्ट बहुत पसंद है। उस बंदे ने 8 स्पेशल निकाले हैं, नेटफ्लिक्स स्पेशल, पूरे स्पेशल में अपनी फैमिली के बारे में बातें करी हैं। उसकी बेटी को बड़े होते हुए देख लो आप, पहले से 8वें स्पेशल में। पूरी, मतलब कोई इंसान एक ही टॉपिक पे इतना 8 घंटे कॉमेडी कैसे निकाल सकता है, सब फैमिली के ऊपर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो पूरा स्पेशल उसके ऊपर है। लोग सोचते हैं ना यार मैंने 10 मिनट तो बात कर ली इसके ऊपर, कॉलेज के ऊपर, अब क्या करूँ उसने 8 घंटे सिर्फ उसी पे बात करी, फैमिली के ऊपर, और एकदम सटीक, बहुत प्यारा सेट है केविन हार्ट। आई बिलीव बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर्स होंगे कि आप लोग चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर आप यहाँ बैठे हुए भी हो या किसी के साथ भी हो, तो उस शख्स को, उसका बोलने का तरीका, उसकी वाइब, सब कुछ आप नोटिस करते होंगे, हाँ, तभी उसको आप रजिस्टर कर पाते हो एंड देन यू गो बैक एंड राइट डाउन योर जोक्स। मतलब एक आदत सी बन जाती है कि क्या हो रहा है, चीज़ों को नोट डाउन करने की, खुद के माइंड में क्या, कैसा माहौल था, ये बंदा कैसे बात कर रहा था, तो वो एक ऑटोमेटिक होता रहता है रिकॉर्ड।
वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस ही है, हम वो खुद ही भूल चुके हैं कि अब वो हो रहा है ऑटोमेटिक, तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। ब्यूटीफुल। आपके कुछ कमेंट्स में किसी ने बोला कि जाकिर खान लाइट का आपको एक कमेंट दिया गया, तो हाउ डू यू फील जब कोई कहता है कि भाई आप जाकिर खान जैसे लगते हो? मेरे को तो बुरा लगता है। हाय हाय हाय, ऐसा क्यों? मेरे को तो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी चाहिए, सबको चाहिए रहता है कि मतलब आपकी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो लोग क्यों कहते हैं क्या नहीं है वो अलग चीज़ है, बट मेरे को तो मतलब मैंने कभी भी इसको पॉजिटिव वे में तो नहीं लिया कि यार नहीं यार सही है ये तो। हाँ, लोगों के कारण हो सकते हैं इस तरीके के कि सेम जगह से हैं, थोड़ा सा इंदौर भोपाल पास पास में ही हैं, वहाँ के लोग एक जैसी बातें करते हैं, थोड़ा बोलने का तरीका ऐसा है, ठहराव है, थोड़ा सा लोकल डायलेक्ट आता है बोलने में, तो लोगों को लगता है यार ये एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो वैसे लग सकता है। बट वही है, मतलब लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। बट मैं उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं, मुझे गुस्सा आता है। मेरा यार साले मतलब, हाँ मतलब मैं हूँ ना, मेरे को तो 4 लोग चाहिए हसीब खान बोलने वाले, 10 लोग वो नहीं चाहिए जो जाकिर खान लाइट बोले। ट्रू, एब्सोल्युटली। वो आपने खुद कमाए हैं आपके अपने काम की वजह से। अम, इंडिया में, भारत में ख़ास तौर पे इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है कि अगर आपने जो क्रैक किया ले पॉलिटिक्स पे, तो कुछ आपको झेलना पड़ सकता है। या तो आप जेल जा सकते हैं, या फिर आपका करियर का दाव पे लग सकता है। तो कभी आपको फील होता है कि मैं ये जोक अच्छा तो है, बट अगर क्रैक करूँगा, अगर बोलूँगा तो फंस जाऊँगा? हाँ होता है ऐसा, होता है। लोग बढ़ जाते हैं ना, लोग सीधे से, लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी है, वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने अगर उसकी वाट लगाई है तो वो आप उनके फेवरेट्स में से नहीं हो, लोग बट जाते हैं। और फिर मेरे को एक टाइम पे ऐसा भी लगता है कि अगर मेरे पास 4 घंटे के जोक्स हैं और ये सिर्फ 1 मिनट की बात है, तो मैं क्यों रिस्क पे लगाऊं चीज़ों को। हमने शायद हसन मिनाज की ही एक बात है ये, तो उसने तो किया था, तो उसका ये कहता है कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आता लोग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स कैसे हो सकते हैं या किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रिलेटेड टू गवर्नमेंट है। कहता है अगर आप किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करो, इट जस्ट लाइक यू आर ए फैन ऑफ ए नेशनल बैंक, फैन ऑफ फैन ऑफ ए नेशनल बैंक। नेशनल बैंक? हाँ, मतलब पॉलिटिशियन के आप कैसे फ़ैन हो सकते हो, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, आप उसके फ़ैन कैसे हो सकते हो। ये तो इससे अच्छा तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप किसी नेशनल बैंक को सपोर्ट कर रहे हो, कि आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हो मैं पंजाब नेशनल बैंक को सपोर्ट करता हूँ, ये सब करके, तो उसने पूरा एक सेट बनाया है उसके ऊपर। तो उसका यही है कि हाउ कैन यू बी अ फैन ऑफ ए पॉलिटिशियन। तो किसी इंसान के फ़ैन हो गए ना आपके, सपोज़ मुझे हसी भाई अच्छे लगे, हाँ। उनका स्वभाव, उनका काम अच्छा लगा, तो आपके फ़ैन हो गया मैं, आपको फॉलो किया मैंने। ऐसे अगर मुझे कोई स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा लगा हाँ, कि अच्छा खेलता है, अच्छा बर्ताव है, तो उसे फॉलो किया। ऐसे ही पॉलिटिशियन है कि अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा स्वभाव है, तो उन्हें फॉलो किया। बस एक्सट्रीम हो जाते हैं लोग, एक्सट्रीम हो जाते हैं कि अब हम सुनेंगे नहीं, ये नहीं, बल्कि वो जो एथिक्स हैं उस इंसान के, जो पोस्ट है, जिन विचारधाराओं पे वो काम कर रहा है, आप वही फॉलो नहीं करते हो। फिर एक नेता है, एक जो पॉलिटिशियन है जो भला चाहता है सब लोग, आप उसके फ़ैन हो के आप वो चीज़ नहीं चाहते। मतलब आप, वो इंसान क्यों उस पोजीशन पे है कि भाई उसे न्यूट्रल रहना है, सबसे बराबर प्यार करना है, लेकिन उसके फ़ैन बनने के बाद आपके अंदर हेटेड जनरेट हो रही उन लोगों से जो उसको इतना सपोर्ट नहीं करते, तो एक तरीके से नेगेटिव ही है ना, कि आप गलत बनते जा रहे हो, कि उसको अगर सपोर्ट नहीं करा तो, हालांकि वो इंसान वैसा नहीं सोचता, लेकिन हम सोचने लगे कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर हम भी नहीं करेंगे, वो ये गलत है। मेरे को ऐसा लगता है जोक अगर अच्छा हो, हंसी आ रही तो हंस लो, इतना दिमाग मत लगाओ, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपने किसी पार्टी पे जोक मारा, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल किसी बड़े नेता पे जोक मारा है, वो जोक अच्छा है, आपने हंस लिया, बात वहीं ख़त्म हुई। वो नेता आगे मुझ पे मीटिंग नहीं करने वाला है कि तुमने मेरे पे जोक कैसे मारा, आप परेशान हो रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, और उस नेता को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि हम रिलेट करते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, तो वी फील हर्ट कि अरे इसने कैसे बोल दिया। तो वो बेवकूफ़ी सी लगती है इस बात से कि अगर आप उसका दूसरा एस्पेक्ट देखो तो बहुत चिल मामला है, क्योंकि आप हर्ट हुए हो उसके लिए, उसको भी ये बात नहीं पता ना, और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, उल्टा आप हंस लो, बात वहीं ख़त्म हो जाती है।
और ना ही मेरे कुछ बोलने से उसको कोई नुकसान होने वाला है, वो भी नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ है, अगर इसको लाइट तरीके से ली जाए तो कुछ है ही नहीं। जोक फनी नहीं है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि नहीं यार ये इंसान उसको हेट करता है, तब दिक्कत है। लेकिन जोक फनी है, किसी ने कुछ लिखा है, कोई बात पकड़ी है, तो अपन दोस्त का भी मजाक उड़ाते हैं। अपन तो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, कहा भाई कोई तीसरा आ गया उसका, भाई तू साला ही है वो, फिर उसको वैसे क्यों नहीं ले सकते अगर वो फनी है तो? अगर नहीं होगा तो दोस्त भी बुरा मान जाएगा। तो मेरा वो ऐसा कहने का है। तो ठीक है, लोग हैं मतलब जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे। हम थोड़ा सा इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि यार इतना नहीं करें, जब अच्छे जोक्स हैं वो ज़्यादा कर लें। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कॉमेडियंस हैं, दे हैव काइंड ऑफ परमिशन कि वो लोग जो जोक क्रैक करते हैं, वो जो अपने भगवान हैं, जो लॉर्ड जीसस हैं, उन पे भी जोक क्रैक करते हैं, और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उन पे भी क्रैक करते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, आई बिलीव उनको अलाउड है कि वो क्रैक कर सकते हैं, दे कैन क्रॉस द लिमिट्स एज वेल। बट यहाँ पे जितने मैं आर्टिस्ट को देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि वो लोग दे प्ले इट सेफ कि नहीं भाई, वो लोग कर रहे हैं, उनको आज़ादी है, हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना हम यहाँ पे रोस्ट नहीं खेल सकते। अगर रोस्ट करने की कोशिश करी तो हम हो जाएंगे रोस्ट। वो देश भी तो अलग है ना, देश अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि इंसान एक एज के बाद सेटल होना चाहता है, तो वहाँ के लोग उस प्रोफेशन से हटके उनके पास करने के लिए 50 चीज़ें होंगी, यहाँ नहीं है। जैसे एक एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई अगर कोई कॉमेडियन आज कॉमेडी ना करे तो हो सकता है कि यूएस में या वहाँ पे वो उसके पास 10 ऑप्शन हो और उसने कॉमेडी चूज़ करी हो। यहाँ पे कोई भी एक इंसान बड़ी मुश्किल से एक चीज़ पकड़ता है और उसको ही कंटिन्यू करता है, और वो उसमें अपने आप को एक बड़ा मानता है कि मैंने ये चीज़ कर ली। तो यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। एक वो डर रहता है, दूसरा ये रहता है कि आदमी सोच रहा है कि यार एक तो एग्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर, अपन ने नुकसान देख लिए हैं तो क्यों पंगे लें। और आर्ट फॉर्म धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है कि कोई किसी का ऐसा पूरा देश साथ नहीं हो जाएगा। किसी कमेडियन के साथ कुछ बुरा हो जाए तो ऐसा तो नहीं पूरी कंट्री उसके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पे हो पा रही है क्योंकि वो भी नाम इतने बड़े हैं, लेकिन उनको एक सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ किसी को नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली मतलब आप नुकसान साइड में ही हो, क्योंकि अगर वहाँ से कोई एक्शन आया आप क्या ही करोगे, जनता आपके साथ है नहीं। तो लोग सोचते हैं कि यार क्यों पंगा लें, जो चल रहा है बढ़िया, कोशिश करी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड ना हो, लाइव में हो जाए, रिकॉर्ड ना हो। क्योंकि हमने बहुत से वीडियोस देखे हैं, लोग पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत एग्रेसिव है। मतलब मुझे तो यही नहीं पता, कुछ लोगों के लिए तो लिमिट ही ख़त्म हो गई है कि भगवान और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है। तो जब वो उस लेवल पे ले गए तो आप उनको सुधारने नहीं आए ना, मतलब कि आप उनको सुधार नहीं सकते। वो एक आइडेंटिटी बन चुके हैं, वो नुकसानदायक हैं आपके लिए, तो आप ही सेफ खेलो ना। बेवकूफ़ों को सलाह नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो बेवकूफ़ नुकसान पहुंचा देंगे आपका। और आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से आए हो या आपके लिए मायने रखाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो आप फिर सेफ ही खेलो तो ज़्यादा बेटर है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, भाई मैं तो देख लूँगा ये वो करने तो नहीं आए ना यार। कोई मूवी तो चल नहीं रही, हमें हीरो बनना है, तो आदमी वैसे सोचता है। फिर आर्ट फॉर्म तो उसकी ख़त्म हो जाएगी ना। वो आर्ट कहते हैं ना फॉर्म, कि आर्ट फॉर्म को क्रिएटिव होना चाहिए, को आज़ादी मिलनी चाहिए। अक्सर ये डिबेट होती है हाँ कि जब भी मूवीज़ में भी ख़ास तौर पे जो डायरेक्टर है वो चाहता है कि मैं वो दिखा पाऊँ जो समाज का एक आईना है, हाँ, लेकिन जो सेंसर बोर्ड कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब देखो। आईना है बट थोड़ा सा इस पर लेयरिंग कर दो जिससे कि आईना सब कुछ ना दिखा दे। तो एज एन आर्टिस्ट हम्म कहीं ना कहीं आप वो नहीं दिखा पाए जो आप दिखाना चाहते थे, हम्म तो उस समय क्या चलती दुविधा कि कैसे दिखाया जाए? अच्छी बात तो ये है कि सबसे बढ़िया जो मेरे लिए काम कर गई, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरे को उसके बारे में बात करने में मज़ा आता है, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता, तो मैंने उस पर जोक्स लिखे ही नहीं। तो जब मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये। और रही बात के एक आईना दिखाना समाज का, तो समाज तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ का आईना दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि मैं मिडिल क्लास, जो गरीबी है या एक लाइफ कैसी होती है,
मैं अगर ये दिखा पा रहा हूँ तो ये मेरा काम है। कोई दूसरा कॉमेडियन होगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखा पाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो रिलेशनशिप बेस्ड चीज़ें क्या क्या हो रही हैं इंडिया में आजकल वो दिखा पाएगा, चौथा कोई कॉमेडियन होगा वो सोशल मीडिया पे आजकल क्या क्या चीज़ हो रही है वो दिखाएगा। तो सब कर रहे हैं, सभी तरह के लोग हैं, एक की जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ दिखाना, सबकी चॉइस है। अगर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता, मैं पॉलिटिक्स पे बातें कर पाता तो मैं पॉलिटिकल जोक करता। लाइक कुणाल कामरा, हाँ कि उनका पूरा जो गेम है इट इज़ अराउंड हाँ, पॉलिटिक्स। तो कॉमेडी फील्ड में मान के चलो ये जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने वो कर दिया। मेरा काम था मिडिल क्लास का एक दिखाना, किसी और कॉमेडियन का काम था रिलेशनशिप के बारे में बताना। गौरव गुप्ता की जिम्मेदारी है कि जो बनियों की लगानी है। हाँ, तो मिलजुल के काम हो रहा है, अच्छा, सबको सब कुछ नहीं करना ना। समाज को सबके सब सुधार रहे हैं। हाँ, सबको सब कुछ नहीं करना, हाँ। मिल बांट के करना है। 2018 में आप निकले थे भोपाल से, तो ऐसा नहीं हुआ कि घर पे बोला हो कि अरे हसीब तुम बाहर जा रहे हो, 9 से 5 की नौकरी को देखो, घर को देखो, परिवार को देखो, अपने फितूर के पीछे चले जा रहे हो? क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ है, मानना पड़ेगा, चाहे कितना भी ग्लैमरस दिखता हो। जब बात होती है ना लाइक सस्टेन करने की, वो भी बड़े बड़े शहरों में, आसान नहीं होता है। तो वो कभी डर नहीं लगा आपको? लगा था, मतलब मेरे को इतना सोचता नहीं था। और 2018 में शुरू करा था, घर से ही शुरू करा था, तो पास में ही माइक होते थे 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके करता था। घर वालों को बताया नहीं कभी कि एज अ अच्छा। प्रोफेशन देख रहा हूँ इसको। साइड थिंग थी। 2 साल तक तो लोग घर वालों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज़। मेरे घर वालों को एग्जैक्टली पता चला है कि ये रियल में क्या करता है यूट्यूब वीडियो से। जब वीडियो डालने के बाद दिखाया है कि ये करता था वहाँ जाके, उसके पहले उनको कोई आइडिया नहीं था। उनको लगता था नॉर्मल कुछ लोग आते होंगे, ये लोग पता नहीं क्या परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल एक ब्लरी सा कुछ था, मैंने बताया ही नहीं। तभी मेरा इसलिए यह था क्यों टेंशन लूँ मैं, क्यों उनको बता के समझाऊँ, क्यों अपने को सपोर्ट दिलवाऊँ मैं, इतनी सपोर्ट की ज़रूरत है भी नहीं। नॉर्मल मैं वीकेंड पे 2 दिन जाता था, तो वो उसमें किया मैंने। जब उससे रिजल्ट आया तो उनको लगा ठीक है भाई तू सही कर रहा है, लेकिन 4 साल बाद ही बताया, पहले नहीं बताया। आप लाइक किससे हो सबसे ज़्यादा क्लोज? अपने अपने पेरेंट्स में किससे क्लोज हो? पापा से। कभी शो में लेके आए उनको? हाँ, दिखाया था फैमिली को, पूरा शो भोपाल में शो हुआ था, पूरी फैमिली ले आया था, मम्मी पापा भाई बहन सभी थे। सो क्या था रिस्पॉन्स? बढ़िया लगा मतलब उनको, तो मज़ा एज एज हसीब, जो शायद बचपन में कभी सोचते होंगे कि यार अपने पेरेंट्स को, मैं एक अलग ही फील आती होगी ना कि यार पेरेंट्स बैठे हुए हैं आज। तो हाउ वाज द फीलिंग एज हसीब, अ 13-year-old 15-year-old, जो शायद उस समय इतना क्लियर नहीं था अपनी लाइफ के बारे में, बट ऑन दैट डे ही फेल्ट सो प्राउड कि यार माई पेरेंट्स आर आउट देयर? बहुत खुश थे वो तो, क्योंकि उनको तो मतलब इसके पहले ये दुखी मिले ना, मतलब चीज़ों से। इंजीनियरिंग छोड़ी है 2-2 बार। आपने? हाँ, 2 अलग अलग ये कॉलेजेस। बताया नहीं आपने मुझे। ये बताया मुझे कि आप 3 बार सस्पेंड हुए लाइक स्कूल से, 3 बार और सस्पेंड कॉलेज में हुआ क्या किया हूँ। आपने? इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी एक कॉलेज से 6 महीने में, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ड्रॉप लेके कारण? तैयारी करी। बस अच्छा लग रहा था ये कॉलेज अच्छा नहीं, मन कर रहा था दूसरे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, ये प्राइवेट है, ये अच्छा नहीं होगा, इससे हो सकता है हमको अच्छी जॉब ना मिले, मन में था सब। 6 महीने बाद छोड़ा, दूसरा कॉलेज लिया जो एक गवर्नमेंट कॉलेज था ग्वालियर में। बाद में पता चला दिक्कत कॉलेज में नहीं थी, हम में थी, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो फर्स्ट ईयर में ही कह दिया कि ये भी छोड़ना है। पर घर वालों ने क्या, नहीं बहुत हो गई तुम्हारी, ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ छोड़नी है, तुम कुछ कर ही नहीं रहो। तो वो भी छोड़ा थर्ड ईयर में जाके, तो ड्रॉप आउट हो गए वहाँ से भी। उसके बाद फिर छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी, वेबसाइट बनाने की कोशिश, बनाना सीखता था मैं, प्रोग्रामिंग सीखी मैंने, थोड़ा थोड़ा अच्छा सीखने लगा वेबसाइट वगैरह बनाना। पर उसमें आगे क्या करना था, जो करना था, जिसके लिए एग्जैक्टली इंजीनियरिंग छोड़ी, घर वालों को कन्विंस करके कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो भी छोड़ दिया बाद में। फिर उसके बाद वो शॉप ओपन करी, फिर शॉप के बाद ये करी, तो बहुत मतलब 8-10 चीज़ें छोड़ी हैं, टिके जाके इस पर है कि भाई ये कॉमेडी करनी है। तो घर वालों को तो यही था कि एक टाइम के बाद उनका भी भरोसा उठ गया था कि यार ये सब चीज़ें ही छोड़ देता है, ये करेगा क्या लाइफ में। तो वैसा था। तो उतनी अनसर्टेनिटी मेरी लाइफ, मुझे भी कुछ पता थोड़ी था कि मैं कॉमेडी करने लगूंगा। मतलब मैं खुद क्या बोलता, तो जिस स्टेट में वो लोग थे उसी स्टेट में मैं था, बस एज ए विक्टिम साइड था कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो जब वो चीज़ें हुई किसी तरह से हुई, तो उनको तो लगा रिजल्ट आता है तो खुश हुए वो।
वही वाली बात है ना कि अगर आप बहुत सारा पढ़ के आज नहीं कमा रहे हो तो 4 लोग आपको बताएंगे आके कि भाई तूने तो MBA भी करा, तूने तो ये डिग्री भी करी, फिर भी तो कुछ नहीं कर रहा है। और वहीं आप अच्छा खासा करने लगो तो लोग पूछेंगे भी नहीं आप कितना पढ़े हो। तो वो चीज़ है। तो वो बढ़िया फील हुआ मेरे को तो बहुत। मैंने इनको दिखाया शो देखने के बाद, फिर इतने लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं आके साथ में, देखते रहते हैं, अच्छा लगता है कि बढ़िया यार इसका सही चल रहा है जीवन। कभी हैड दोज लाइक डीप कॉन्वर्सेशन विद योर फादर? कभी होता है ना कि एक बाप बेटे दोनों सामने बैठे हों, और वो भी उस लाइक फेज़ में जब आपने इतना अचीव नहीं किया था, एंड तब उनको फेस करना कि आपने अपना पाथ तो चूज़ किया है जिससे आप रिलेट करते हो, बट अभी भी सामाजिक तौर पे आपने वो झंडे नहीं गाड़े हैं जिसकी मनोकामनाएं, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपके फादर ने की होती हैं, हर बच्चे से होती हैं। तो उस टाइम उनको फेस करना कि मैं हसल कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी हो नहीं पा रहा है, तो उस मोमेंट पे जो कॉन्वर्सेशन होती है विद द फादर, वो कैसी थी? मेरे पापा ने एक्चुअली ना कभी भी कोई ऐसे चीज़ बताई नहीं कि तुमको ये करना है, ना ही उन्होंने कोई चीज़ एक्सपेक्ट करी कि तुम ये कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। और मेरे पापा कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए इतना। मम्मी का रहता है कि सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। मम्मी का तो अभी भी लगता है कि भाई वो सब यही है कि अगर ये कहीं अभी भी कहीं का एग्ज़ाम निकाल लेना ये 25-30 हज़ार में और इसकी सेटल हो जाए तो वो उनको वो दिखता है कि यार सरकारी नौकरी, उनने वही देखी है। पापा को ये लगता है कि बस तू खुश रहे भाई, कमा खा बढ़िया से रहे। पापा ने कभी ये नहीं बोला कि तुझे इंजीनियर बनना ही बनना है। जब मैं 3rd ईयर में था, सेकंड कॉलेज से मैं ड्रॉप ले रहा था, तो भाई लोग चिल्ला रहे थे कि तू कैसे इंजीनियरिंग छोड़ सकता है, पहले कॉलेज से भी निकल गया, इतना पैसा लग गया। जब पापा को कॉल करा, मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मतलब मेरे को तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो पापा ने तो सीधा बोला कि तू आ जा। मैंने कहा पर भाई ऐसा बोल रहा है, इतना पैसा लगा दिया। तो पापा ने तो यही कहा था कि तू आ जा, मैं देख लूँगा, तू आ जा, तू इधर आ जा, पैसे वैसे देख लेंगे, सब कोई सॉर्टेड नहीं है, मैं समझ लूँगा। तो वो उनका वो नेचर था। तो कभी भी फोर्स ही नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो कभी जब फोर्स नहीं किया, तो जब कोई चीज़ थी ही नहीं तो उसके ना होने का गिल्ट भी नहीं था कि भाई हम ये नहीं पूरा कर पाए। कोई सपना उनने हमारे ऊपर थोपा नहीं था कि भाई तुम्हें ये करना है। डिसाइड नहीं है अभी भी कुछ, जो कर रहा है अच्छा लग रहा है, लगते रहना चाहिए बस। जब नहीं लगेगा हाथ पांव मारेंगे, फिर से वापस ले आएंगे इसी पोजीशन में। तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, बस ये है कि मेरा बेस्ट नहीं बनना मेरे को। कि पहले मेरे मन में बहुत था कि भाई मैं अगर किसी क्लास में हूँ तो मुझे टॉप पे जाना है। तो अब मेरे अंदर ना एक ये चीज़ आ गई है कि ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आपको बेस्ट बनना है किसी भी चीज़ में। मुझे बेस्ट नहीं बनना है, बल्कि अब मेरे को ये है कि खुश रहना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है बेस्ट के लिए जो चीज़ें करनी है ना, वो फिर खुशी नहीं देंगी आपको। एक चीज़ हो पाएगी। जो आपने भी कहा ना, हाँ कई बार ये दुविधा होती है मुझे कि आप पेट के लिए कर रहे हो या हाँ दिल के लिए कर रहे हो। हाँ तो मुझे जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने बोला देवास, कुछ चीज़ें पेट के लिए होंगी, कुछ हाँ, चीज़ें दिल के लिए कुछ होंगी। चीज़ें दिल के लिए होंगी। इफ़ यू ऑलवेज थिंक ओनली फॉर द हार्ट, तो भाई काम चल नहीं पाएगा, कुछ हाँ, चीज़ें पेट के लिए करनी पड़ेंगी। वही फेज़ है ना, वही स्ट्रगलिंग फेज़ है कि अभी आपका 50-50 चल रहा है। आपके लिए सक्सेस ही वही होगी कि 100% दिल के लिए चीज़ें हो जाएं। जैसे मैंने वो कुछ कॉमेडियंस की बात बताई थी आपको, नाउ दे आर वर्किंग फॉर द आर्ट। के भाई अगर कोई 70 लाख रुपए दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको बुला सकता है, उनका मन है। तो वो सक्सेस कह सकते हैं हम कि भाई उस पोजीशन में पहुंच जाओ आप। मतलब कोई भी काम मजबूरी नहीं होना चाहिए कि करना ही पड़ेगा यार। जी भाई, ये जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, हाँ डू यू फील कि ये बात करने के लिए हमें उस मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा पहले, बिल्कुल। उसके बाद हमें बात कह सकते हैं कि यार आई कैन चूज़? कहते हैं हाँ ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ तो स्टार्टिंग में हर कोई हाँ कहता है कि बस हमें भाई हाँ काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम हाँ, मिल जाए, राइट? सही है। आज आप ये मुकाम पे पहुंच गए, हाँ तो नाउ यू डिसाइड कि नहीं यार ये मेरे दिल के लिए ही है, मैं दिल की ही सुनूंगा। तो हाँ स्टार्टिंग का फेज़ तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री का, तो आपको पेट के लिए करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। दिल की आप सुनोगे मे बी वीकेंड्स पे या फिर रात को, बट डे टाइम में जब काम कर रहे हो तो भाई पेट की सुनो और उसको पूरा करो। और जब आप इतने बड़े बन जाओ काम करते 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 करते, उसके बाद यू ड्रॉ लाइन कि यार हाँ अब मैं दिल की सुनना शुरू कर रहा हूँ अच्छे से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारा वो एंड रिजल्ट वो बना सकते हैं हम अगर अब दिमाग में रख के बैठें। अभी हम उस पोजीशन पे हैं नहीं, लेकिन वो चीज़ अगर हम सोचें एक बार
तो मे बी अगर उसको अचीव करना ही शायद हमारा सक्सेस हो, जो हम कहते हैं ना एक गोल है। तो उसके लिए तो जो आप कह रहे थे ना अभी कि यार बहुत चीज़ें लिए छोड़नी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वही जर्नी है, नहीं, वही मैं जर्नी इसके है। लिए बोल रहा था बेस्ट की जो मैं हाँ डेफिनेशन दे रहा था। हाँ। एक दिमाग में पता नहीं क्यों हमारे बना हुआ है कि कोई क्लास में है तो उसे टॉप ही करना है। ऑल इंडिया रैंक 1 वालों के इतने बड़े बड़े फोटो क्यों लगाए जाते हैं? तो मेरा वो है कि मेरा जो है ना कि मेरे को बेस्ट नहीं बनना है। अगर आप काम करते रहो, आपके काम अच्छे हों, दुनिया आपको बेस्ट बना दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बेस्ट से नफरत नहीं है, बेस्ट के लिए मेहनत नहीं करनी। बेस्ट क्या होता है? बेस्ट किसी भी चीज़ में इंसान को लग सकता है कि हर इंसान की अलग अलग डेफिनेशन है, मेरी गलत भी हो सकती है पर मैं उसी से ड्राइव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी के लिए बेस्ट ये हो कि मेरे किसी कॉमेडियन के इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोवर हैं, तो उसको लगता है कि इंडिया में बेस्ट बनना है तो मेरे 15 होना चाहिए या उससे वो ज़्यादा एक होना। पैरामीटर हो सकता है। हाँ, वो एक पैरामीटर हो सकता है। किसी को लग रहा है कि कोई कॉमेडियन अगर 10,000 टिकट बेचता है तो मुझे 15 बेचने हैं या मुझे 20,000 बेचने हैं, वो एक पैरामीटर हो सकता वो एक बेस्ट हो सकता है। दुनिया ऐसे ही देखती है कि मैं वो अगर 2 फिल्में कर रहा है तो मेरे को 10 करनी है, एक ये बेस्ट हो सकता है। पर ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये इसके लिए इतनी मेहनत है और कोई सही डायरेक्शन नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और मेहनत इतनी खुशी बिल्कुल नहीं है उसमें। बल्कि आप ये सोचो कि मैं अपना काम करते रहूं, अपना काम करते रहूं और अपना काम कितने अच्छे तरीके से बेटर करूं, बिना किसी अदर इंसान को उसमें ला के कि भाई इससे कंपेयर करके। मेरे को लग रहा है तो बेस्ट बनना ज़्यादा आसान है, आपको जनता खुद बना देगी। लेकिन बेस्ट बनने के लिए मेहनत करना, बेस्ट का वो कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना कि भाई बेस्ट होना ही चाहिए, मेरे को सेकंड नंबर पे नहीं आना, मुझे थर्ड नंबर पे नहीं आना, वो चीज़ मतलब मैं पहले दिमाग में थी मेरे, बट अब मेरा ये है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई ऊपर रहे अपने से, कोई दिक्कत नहीं। आपको सुनते हुए जो वर्ड है बेस्ट, उसको मैंने और समझा कि बेस्ट इज़ ऑलवेज विद कंपैरिजन टू समथिंग, कि ये बेस्ट है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। बिल्कुल। वेराज व्हेन आई से कि एक्सेलेंस जो मूवी में था इन 3 इडियट्स, कि भाई वो मैं खुद से देख रहा हूँ कि मैं किस में खुश हूँ, मैं अपने आप से बेहतर हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, भाई कि हसीब 2018 24 34 40 54 वो बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मैटर कर रहा है, वो अपनी रेस में आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ बीइंग बेस्ट और बीइंग बेटर दैन द रेस्ट। डेफिनेशन सही करनी पड़ेगी हमको, लोगों ने दिमाग में डेफिनेशन गलत डाल दी है। कि और उससे आगे निकलना है, हाँ, और प्रेशर होता है क्रिएट। वही है ना कि अब भाई आप इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाओ ऑल इंडिया रैंक 1 वाले के, तो सेकंड वाले को तो बुरा ही लगेगा ना यार, मैंने साला बस आधा ही नंबर तो कम लाया हूँ यार। तो वो चीज़ होती है, तो डेफिनेशन आपको सुधारनी पड़ेगी। मे बी बेस्ट की डेफिनेशन यही है कि आप अपने काम को तरीके से करो बस। आप गए स्टेज पे, ठीक है, उस दिन कुछ कनेक्शन बैठा नहीं और निकला नहीं कुछ मुंह से, एंड यू केम बैक एंड सेड कि यार भाई मैं ही था पागल इसके पीछे पीछे, आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस। तो वैसे भी आता हूँ ख्याल कि यार ये सिर्फ मेरा ही फितूर था कि भोपाल छोड़ के यहाँ पे आऊँगा, बड़ा तूफ़ानी करूँगा, बट हो नहीं पा रहा है। तो जो मेंटल हेल्थ है उसकी लग जाती है ना। और ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे सरकारी जॉब नहीं है जो आपकी माँ चाहती है। पता है कि भाई इस महीने का जो किराया है दिल्ली में रहते हुए वो मैं कैसे दूंगा, गिग्स आ नहीं रही हैं, या फिर ये सीज़न ऐसा है, या फिर अभी चल नहीं रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ आर्टिस्ट आपकी इंडस्ट्री में। हाँ हाँ, है ना, काफ़ी लोग जो कि दिखते बड़े फैशी से हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति क्या चल रही होगी कि उनको डिफेंड करनी है वो इमेज कि हाँ भाई मैं वो हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, बट लेकिन काम नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो कैसे चलता है उस समय ये? मेरे ख्याल से उस टाइम तो ये रहता है कि मेरे साथ आया है वो फेज़, भाई मैं रहा हूँ उस चीज़ में कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था यार, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा परफॉर्म करने का मन नहीं कर रहा था। मेरा स्टेज पे जाके मेरा ऐसा लगता था जैसे ही मेरा नाम आने वाला होता था, मेरे को लगता था कुछ हो जाए, कैंसिल हो जाए किसी तरह से ही, मैं स्टेज पे नहीं जाना पड़े मेरे को मज़ा सा नहीं आ रहा है कुछ। तो वो एक फ़ेज़ रहा, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, जैसे ऑलमोस्ट रिलेशनशिप फैक्टर होते हैं, फैमिली फैक्टर होते हैं, उसकी जड़ तक जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वो ऐसा है नहीं कोई आपको एकदम से आगे बता के चला जाएगा कि भाई ये 5 चीज़ें कर लो। तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, कई बार अपन ने जो स्कूल टाइम में पढ़ी होती हैं, कई बार कहते हैं ना कि यार ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक छोटी सी बात हमने स्कूल में पढ़ी थी और हम बड़े हो गए तो हमने उसको भूल गए। लेकिन पता चल रहा है कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी जो लाइफ में हम अपना लेते ना, जो स्कूल में पढ़ी थी, नर्सरी के जीवन में, KG 2 में, तो ही सॉल्यूशन हो जाता।
तो जैसे कि एक मेरे दिमाग में चीज़ थी, मैं फैमिली पे कम ध्यान देता था। मैं दे रहा था फैमिली पे ध्यान, पर उतना नहीं दे रहा था जितना मुझे देना चाहिए था। मैं रिलेशनशिप पे शायद ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो जैसे अगर 5 फैक्टर है, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गई, अपना करियर हो गया, तो मे बी मैं करियर और रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था और हेल्थ वो फैमिली पे नहीं दे रहा था। तो क्या होता है कि वही वाली बात है, किसी ने कहा है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाला टाइप है। तो जब मेरी इनमें से कोई भी एक चीज़ बिगड़ी कि या करियर बिगड़ा या ये बिगड़ा, तो मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था बैक में, क्योंकि उधर मैंने इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया होता। ऐसा नहीं था फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट मैंने अपने खुशी के तरीके कुछ अलग बना लिए थे जिनसे मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि भाई कुछ दोस्त ऐसे थे जो कुछ और देख के आए, मुझे लगा मेरे दोस्त हैं, वो दूर चले गए। मैं समझ ही नहीं पाया, माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि यार ये कैसे, ऐसे ऐसे लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग हमने तो नहीं देखे। तो वो चीज़ जब पता चली कि अपने लिए फिर उसके लिए प्रायोरिटी सेट करना पड़ती दोबारा से, कि भाई हो सकता है आपने कुछ गलत चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा था जो उसके लायक नहीं थी। हो सकता है आपने रिलेशनशिप को फैमिली से ऊपर रख दिया हो और वो वैसी नहीं चली। हो सकता है आपने जो ये जो टेम्प्रेरी दोस्तियाँ इनको ऊपर रख दिया, वो वैसी नहीं चली। तो मैंने फैमिली में इन्वेस्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। फैमिली में इन्वेस्ट करना ऐसा शुरू कर दिया कि मैं ज़्यादा घर पे रुकने लगा जाके। मैं ज़्यादा घर की ज़रूरतों को समझने लगा। मैं घर पे जाके पहले जब जाता था तो मैं, ऐसा होता था कि कोई बात चल रही है बड़े भाई और मम्मी के बीच में, और मैं कुछ पूछता था, मैंने कहा ये किस बारे में बात हो रही है? अरे वो कुछ नहीं, ऐसे ही हो तो कुछ चल रहा। मैं अपनी फैमिली के प्लान्स में ही शामिल नहीं हूँ। आपको पता भी नहीं कि क्या हो हाँ, रहा है। ये क्या क्या बात हो रही, मैं तो शामिल होता था ना इस प्लान्स में। तो मैं रुकने लगा, मैं डेली फ़ोन लगाने लगा घर पे। फ़ोन लगाने के बाद मैं अपडेट्स लेता था क्या चल रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में किस चीज़ का काम चल रहा है, मेरे घर में किस चीज़ का काम बाकी है, क्या प्लान्स चल रहा है, मेरे को पता है। मैंने घर बनवाया उस टाइम पे, घर मेरा थोड़ा ठीक नहीं बना था, मैंने घर बनवाया, घर में पैसा लगाया अच्छा खासा। वो सारी चीज़ें करी जिससे मेरी फैमिली खुश हो। मैं अगर रिलेशनशिप में हूँ तो मैं अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी पार्टनर पे खर्चा कर रहा हो, पार्टनर को कोई गिफ्ट दे रहा हो, तो मम्मी को क्यों नहीं देते हो? वो भी तो वही है ना, फीमेल ही है ना, उनको भी तो जब इसको गिफ्ट देने में खुशी मिलती है, इसको गिफ्ट मिलने पे, तो उनको क्यों नहीं मिलती होगी? तो वो चीज़ करी। मम्मी का ऐसा रहता था हमेशा कि घर में सब लोग कमा रहा है बट मेरे को कोई डायरेक्ट पैसे नहीं देता है कि मैं यहाँ का पूरा मैनेज करूँ। हमेशा ऐसे ही होता है कि वहाँ से राशन आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब मेरे मेरे को कोई मैनेजमेंट क्यों नहीं संभालने देता, मेरे को वो पावर क्यों नहीं फील होती? मैं मम्मी को पैसे देने लगा, क्योंकि अब आपको ही देखना है घर का पूरा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें करी तो पता चला कि वो लोग खुश हुए, उन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक हुई, पता नहीं मेंटल हेल्थ या कुछ भी हो, मैं ऑटोमेटिक ठीक होने लगा। तो मेरा ये रहता है कि मेरा हर महीने घर के लिए कुछ ना कुछ करना है, हर महीने कुछ भी, कि भाई कुछ भी ऐड ऑन कर दिया। छोटी सी ख्वाहिश है, सड़ी से सड़ी, कि भाई घर के अंदर मम्मी कह रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टाइल्स लगवाने, पूरे में लगवा दो आप। मतलब प्रायोरिटी पे अब फैमिली है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, ना रिलेशनशिप आएगी, कोई है और ये जो प्रायोरिटी पे अब सेट करी है, इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है। साथ रहेंगे हमेशा। हाँ, इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है। ये आपके एम और के उस पर नहीं जाएंगे? हाँ, चाहे ये नहीं आपके जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। हमारी गलती गोल्ड बटन या कोई कि बटन हमने मैटर नहीं इनको करता। हटा के इनको बिठाया था, ये लायक थे नहीं, इनको उतनी इमेज मिली। फिर जब हमने दोबारा सेट लिस्ट करी, थोड़ा अच्छा लगा। मेरा अब तो ये हो गया कि मैं, लोग कहते हैं कि घर से बाहर रहना पड़ता है कि तब जाके कुछ, मेरा तो कुछ नहीं। मैं 2 महीने में 15-20 दिन बढ़िया घर पे रहता हूँ, मुझे तो घर में रहना है। मेरे पापा मम्मी की लिमिटेड लाइफ है, मुझे अभी उनके साथ रहना है। 10 साल बाद सक्सेसफुल होने के बाद मैं नहीं रह सकता उनके साथ। भाई 10 साल बिल्कुल ही, मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए कि मैं जी नहीं पाऊँ। मुझे अभी भी जीना है, 10 साल बाद नहीं जीना है कि 10 साल बाद ही अच्छे से जिएंगे। तो वो सब चीज़ें करी। और काम का जहाँ तक बात है करियर में, कि भाई शो नहीं आ रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि लिख नहीं पा रहे हैं, तो जब ये चीज़ ठीक हुई फैमिली वाली, तो मैंने देखा सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता। थोड़ा शो पे अच्छा लगने लगा, शो पे अच्छा लगने लगा। एक कॉन्फिडेंस आया दोबारा से, कर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं निकाला है, शायद वीडियो में काफ़ी टाइम हो गया, तो वीडियो पे काम करा। पहले तो वो थॉट में भी नहीं आ रहा था, वीडियो निकाला, दोबारा से काम आना शुरू हो गया। फिर जैसे ही वीडियो निकाला तो अब वो गलती नहीं करनी जो पहले करी थी, कि 2 वीडियोस के बाद 2 साल का गैप ले लिया। उसके तुरंत 6 महीने बाद 2 वीडियो और निकाल दिए। तो अब लूप सा बन गया कि भाई तुरंत तुरंत में वीडियोस आ गए, दोबारा से काम बूम हो गया, दोबारा से शोज़ होने लगे। और अब और वो गलती नहीं करनी, अब फिर से अगले महीने रिकॉर्डिंग है।
तो वो एक मौके में समझ जाओ आप। और अच्छी बात ये ना, डाउन फेज आना भी ज़रूरी है कि आपको पता भी तो चले कि कौन कौन घटिया लोग थे आपकी लिस्ट में, और आप सोचो कि वो अच्छा हुआ जल्दी छट गए, वरना वो अच्छी लिमिट के बाद 5-6 साल बाद जब वो अपनी असलियत दिखाते आप, तो मतलब बहुत गंदा ब्रेकडाउन होता आपका। ये वैसी ही बात है कि 6 महीने के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, इतना बुरा नहीं लगता, 6 साल की में ज़्यादा लगता है। तो वो जो घटिया लोग थे वो 1 साल में ही अपनी औकात दिखाकर निकल गए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना वो बाद में पता चलता तो नुकसान होता। तो अभी तो ठीक चल रहा है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मेंटली इतना प्रेशर ना डालूँ अपने ऊपर। बाकी मतलब बस एक गो विद द फ्लो, मतलब कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, ज़्यादा कर लेंगे, मतलब हो जाएगा। अपने आप को बस कंपेयर नहीं करना दूसरों से। अगर आप ये नहीं करोगे क्या करोगे? क्या कॉमेडी? अगर आप कॉमेडी नहीं करते हो क्या करोगे? मेरे को ऐसा लगता है कॉमेडी नहीं करूँगा तो मैं, देखो हार्डवर्क वाले तो इंसान है नहीं, अपन कहीं पे जाके कुछ करें। मेरा तो ये है कि मैं यूट्यूबर ही बनूंगा, कुछ भी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जीवन का, मैं वो इंटरनेट पर डालूंगा। मेरे को यूट्यूब बड़ा पसंद है भाई, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। कुछ भी जो अपनी ऑनलाइन की शॉप थी उसमें मेरे को काफ़ी 4 साल बैठा हूँ उस पर, मेरे को बहुत कुछ पता चला है, वही डालूंगा मैं, वो करूँगा। मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं टीचिंग्स पढ़ा सकता हूँ लोगों को, मैंने पढ़ाया भी है स्कूल में, वो सारा कर सकता हूँ। बस ये टेम्परेरी है, मतलब ये वो काम है जिसमें मेरे को प्रेशर आएगा, मेरे को मेहनत फील होगी। कॉमेडी में मेरे को मेहनत फील नहीं होती। कॉमेडी में ऐसा लगता है अगर किसी ने मुझे फॉर एग्जांपल शो का पैसा दे दिया है, एक अच्छी खासी डील है, और मुझसे वो बुलाए और बोले आसिफ भाई आपको पैसा तो पूरा मिल गया है, बट परफॉर्मेंस जो है ना अब वो 1 घंटे की जगह आधे घंटे का ही होगा टाइम की, मुझे गुस्सा जाएगा। तो 1 घंटे करना है ना यार, मुझे वो काम में ज़्यादा मज़ा है। तो वो एक अलग फीलिंग, मतलब वो मैं इंजॉय कर सकता हूँ। कॉमेडियंस ऐसे लोग हैं जो स्टेज से उतारने पड़ते हैं। मोहब्बत हो जाती है उनको। हाँ कि भाई टाइम हो गया, एक वो फ्लैश लाइट दिखाते हैं कि भाई टाइम हो गया, वो करे जा रहा है, अरे भाई टाइम हो गया, वेन्यू वाले से इतनी देर के लिए, मतलब ये कैसा काम है कि आदमी जितना बोला है उससे ज़्यादा करना चाह रहा है। तो वो चीज़ पसंद है बहुत। इस पॉडकास्ट में ना जब ये बात हुई शुरू हमारी, एंड व्हेन वी थॉट ऑफ हैविंग यू ऑन द शो, तो बात करते हैं कि एक स्टैंड अप कमेडियन, हैविंग हिम ऑन द शो, नो मैटर इन द पास्ट अपूर्व भाई यहाँ पे आ चुके हैं, हाँ तो हम पे एक एग्जाम्पल थे कि ऐसा नहीं कि हमने पहले कभी नहीं किया है। हाँ उधर नहीं ख्याल था कि ये था कि उस शख्स को लाइफ और इंसान हाँ समझ आते हैं, और ये देखा हमने आपके ज़रिए आज इस कॉन्वर्सेशन में कि कॉमेडी तो सिर्फ एक पार्ट है जो लोग देखते हैं किसी शो में, बट एज एन इंसान जो क्लैरिटी फॉर कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये ऊपर है ये नीचे है, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लियर होना, लाइफ को कैसे देखना, हैप्पीनेस कैसे देखना, सक्सेस कैसे देखना, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग आज हमें सुन रहे थे, उनका जो करियर है कि वो इस फील्ड में आए या ना आए वो तो उनके ऊपर है, बट एक जो क्लैरिटी है ना कि कौन अपना है कौन नहीं है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अल्टीमेटली किसको अपने साथ रखना है किसको नहीं रखना है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था आपके ज़रिए जो मिला। सो थैंक यू अजीब भाई, आप आज आए और अपना समय दिया। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए।